देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग जो है उसका नॉर्मल कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट हुआ था। नॉर्मल मतलब अब हम लोग इक्विवेलेंट प्रोसेस कॉस्टिंग ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 2 तक हुआ था, ये इलास्ट्रेशन 3 हो गया, सॉरी 3 तक हुआ था। 4 में हमें जो है इक्विवेलेंट प्रोसेस मिलेगा। तो पहले इक्विवेलेंट प्रोसेस होगा क्या, मतलब क्या होता है उसमें, वो हम लोग पढ़ के देखेंगे कि इक्विवेलेंट प्रोसेस में क्या होता है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अच्छा, पहले इस चीज को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि हम लोगों ने क्या क्या चैप्टर कंप्लीट किया है कॉस्टिंग में, जैसे कि मेटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्टिंग, और मान लो कॉस्ट शीट, ठीक है। हम लोगों ने तो फुल कंप्लीट किया है सभी चैप्टर्स को, लेकिन एज्यूम कि अगर हम लोग इसको 50% कंप्लीट करते, इसे भी 50% कंप्लीट करते, इसे भी 50% कंप्लीट करते, और इसे भी 50% कंप्लीट करते, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग कोई भी चैप्टर पूरा नहीं करके आधा 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 करके ऐसे 4 चैप्टर हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ये चारों चैप्टर 50-50% कंप्लीट किया है, तो अगर ऐसा मुझे आंसर चाहिए कि 50% करके 4 चैप्टर जो है हम लोगों ने किया है, तो मुझे ये बताओ कि कंप्लीट कितने चैप्टर हो सकते हैं, मतलब कंपेयर करके कि 50-50-50-50% करके अगर 4 चैप्टर कम हम लोगों ने पढ़ा है, तो फिर कंप्लीट कितने चैप्टर पढ़ा है, मतलब दो चैप्टर कंप्लीट। टू। हाँ, 2 चैप्टर, ठीक है। 2 चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। कि अगर हम लोग ये 4 चैप्टर आधा 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 नहीं पढ़ते, तो हम लोग चाहते तो 2 चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ सकते थे, ठीक है। अब इस चीज को मैथमेटिकली कैसे करेंगे, 4 चैप्टर्स इनटू अगर 50% कर देते हैं तो कितना आएगा बोलो, तो 4 का 50% होता है 2 चैप्टर, ठीक है। तो अगर मुझे इस 50-50% का कंप्लीट पता करना है, ठीक है, 50-50-50% करके जो है ये क्या हो गया, अगर इसका इक्विवेलेंट करना है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 4 चैप्टर्स 50% कंप्लीट इक्वल 2 चैप्टर 100% कंप्लीट, ठीक है। ये हम लोग बोल सकते हैं। इससे तो हम लोगों ने यही समझा ना, तुम लोगों ने खुद ही जवाब दिया। तो ये हो गया इक्विवेलेंट, मतलब 50% चैप्टर कंप्लीट होना 2 फुल चैप्टर कंप्लीट होने के बराबर हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ये हो गया इक्विवेलेंट, ठीक है। अब ये प्रोडक्शन मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग में ये चीज को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे वो हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि कैसे करके इसे एप्लीकेशन करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हम लोग लिख लेते हैं एक लाइन, लिखो, it means expressing incomplete performance in term of complete performance. For example, if there are 1,000 units in closing stock and 40% work is done,
on each unit, it can be concluded that complete work is done on 400 units and no work is done on remaining 600 यूनिट। अब हम समझा देते हैं क्या लिखा है मैंने। तो देखो अभी हम लोगों ने जो चैप्टर से एग्जांपल समझा उससे हमें ये पता चला कि इट मींस एक्सप्रेसिंग इनकम्प्लीट परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ कंप्लीट परफॉर्मेंस। तो हम लोग इनकम्प्लीट परफॉर्मेंस के साथ कंप्लीट परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंट करके बताने का कोशिश कर रहे हैं कि 4 चैप्टर आधा कंप्लीट होने का मतलब 2 चैप्टर पूरा कंप्लीट होना। अब ये प्रोसेस कॉस्टिंग में कैसे होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 1000 यूनिट इन क्लोजिंग स्टॉक में 1000 यूनिट पड़ा हुआ है एंड 40% वर्क इज डन ऑन ईच यूनिट और 40% काम हो चुका है, ठीक है। तो अब कितना परसेंट काम होना बाकी है, 60%। तो देखो इट कैन बी कंक्लूड दैट कंप्लीट वर्क इज डन ऑन 400 यूनिट। मतलब ये कैसे बोला जा रहा है, ये 1000 यूनिट है, उसमें 40% काम हो चुका है। तो 1000 इंटू 40% यानी कितना हो जाएगा, 400 यूनिट में कंप्लीट काम हो चुका है। नो वर्क इज डन ऑन रिमेनिंग 600 यूनिट। तो एक्चुअली क्या हुआ है, एक्चुअली 1000 यूनिट्स जो है क्लोजिंग स्टॉक में जिसमें 40% काम हुआ है, मतलब इसको पूरा करने के लिए और 60% काम करना पड़ेगा, मतलब 1000 यूनिट बेसिकली इनकम्प्लीट है। लेकिन इसे अगर मुझे कंप्लीट के पैटर्न में बताना है तो हम क्या करेंगे, जैसे देखो 4 चैप्टर 50% कंप्लीट है, तो मुझे क्या करना पड़ा, 4 चैप्टर इंटू 50%, तो 2 चैप्टर पूरा कंप्लीट है, निकल गया। तो वैसे ही चैप्टर्स के जगह यूनिट, तो 1000 यूनिट जो है 40% कंप्लीट है, जैसे वहां 50% कंप्लीट था, तो जितना आएगा वो हो जाएगा कंप्लीट के बराबर। तो 400 यूनिट, मतलब इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 1000 यूनिट 440% कंप्लीट है, इसके जगह हम लोग बोल सकते हैं कि 400 यूनिट फुल कंप्लीट है और 600 पे कुछ भी काम नहीं हुआ है, ऐसा हम लोग इक्विवेलेंट करके बोल सकते हैं। बट प्रैक्टिकली बात यह है कि 1000 यूनिट में 40% काम हुआ है, तो 1000 यूनिट ही इनकम्प्लीट हालत में ही पड़ा हुआ है क्योंकि 40% काम है। लेकिन अगर इसे मुझे कंप्लीट के हिसाब से बताना है तो मुझे ये बोलना पड़ेगा कि 400 यूनिट फुल्ली कंप्लीट एंड 600 यूनिट पे कुछ भी काम नहीं हुआ, ठीक है। जैसे चैप्टर से एग्जाम्पल है वैसे यहाँ पर यूनिट से हो जाएगा। चलो और एग्जाम्पल से समझते हैं ये करने का जरूरत क्या है। जैसे मान लो कि रॉ मटेरियल मार्केट में मिलता है 55,000 रुपीज का, ठीक है। और इस रॉ मटेरियल को यूज करके कितना कंप्लीट यूनिट हम लोग बना चुके हैं, 5500 यूनिट, ठीक है। तो एक चीज बता दो कि कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल कितना होगा। अगर 55,000 रुपए का खर्चा करके 5,500 यूनिट कंप्लीट बनाया है हम लोगों ने, तो एक एक यूनिट पे कितने रुपए का रॉ मटेरियल लगा है, 10. 10, ठीक है, ₹10, 55,000 डिवाइडेड बाय इतना, ठीक है, तो ₹10 पर यूनिट। अच्छा, अब अगर मान लो कि 50% काम कंप्लीट हुआ है या फिर 30% काम कंप्लीट हुआ है या फिर मान लो 25% काम कंप्लीट हुआ है, ऐसा बोला जाए, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि रॉ मटेरियल जो है, देखो पूरा कंप्लीट बनाने के लिए 10 रुपए का खर्चा होता है। अगर जो यूनिट बना है वो 50% कंप्लीट हुआ है तो मुझे ये बताओ कि कितने रुपए का रॉ मटेरियल का खर्चा हो चुका है 50% तक कंप्लीट करने के लिए। कंप्लीट यूनिट पे 10 रुपए का खर्चा, तो 50% कंप्लीट पे कितने का खर्चा होगा, कैसे निकालेंगे। नहीं समझ में आया मेरा बात। एक यूनिट को कंप्लीट बनाने में 10 रुपए का रॉ मटेरियल लगता है, ठीक है। उसे 50% तक कंप्लीट अगर हुआ है ऐसा ही कोई यूनिट, तो कितने रुपए का रॉ मटेरियल का खर्चा हो चुका है, 5. 5, ठीक है, ऐसे करके 10 इंटू 50%। सेम तरीके से ये वाला बताओ, 30% अगर कंप्लीट हुआ है तो 3. 3, और
25% हुआ है तो 2.5, ठीक है। अब कंप्लीट बनाने के लिए यहाँ कितने रुपए का रॉ मटेरियल का खर्चा करना पड़ेगा? 5, तब जाके 10 होगा। यहाँ पर 7, तब जाके 10 होगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7.5, नहीं 8.5 ना, 7.5, 7, 8, 9, 10, हाँ ठीक है। तो ये खर्चा है, ऐसे होगा, है ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पूरा कंप्लीट यूनिट था तो मैंने रॉ मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट निकाला। फुल कंप्लीट बनाने का 10 रुपए का खर्चा, या फिर अगर क्वेश्चन बोले इतना 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 परसेंट कंप्लीट हुआ है तो इतने इतने रुपए का रॉ मटेरियल का खर्चा हो चुका है, इतना और करना पड़ेगा। लेकिन अगर इतना आसान ना हो के कुछ इस तरीके का हो कि रॉ मटेरियल का खर्चा है 55,000, ठीक है, और 5,500 यूनिट, यहाँ पर भी मैंने 5,500 यूनिट लिया, बट ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। ये 5,500 यूनिट जो बना है वो कैसे बना है? देखो, मान लो इसमें से 1000 यूनिट 100% कंप्लीट, 2,500 यूनिट 50% कंप्लीट है, और 2,000 यूनिट 25% कंप्लीट है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या है? अगर मुझे निकालना है कॉस्ट पर यूनिट, रॉ मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट, तो कितना आएगा? अगर हम लोग ऐसे लिख देते हैं 55,000 डिवाइडेड बाई 5,500 और 10, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो, अभी तक 5,500 यूनिट जो बना है, जो 55,000 का खर्चा हुआ है, उससे जो यूनिट बना है वो तो कंप्लीट नहीं है, ठीक है। कुछ कंप्लीट है, कुछ आधा कंप्लीट है, कुछ तो 1/4 मतलब 25% कंप्लीट है। तो हम लोग डिवाइड करके ये तो नहीं बोल सकते कि एक यूनिट बनाने में 10 रुपीज का खर्चा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 55,500 का जो खर्चा है वो हमें अलग अलग पैटर्न में दे दिया है। मतलब ये पूरा कंप्लीट नहीं है। अगर कंप्लीट होता तो डिवाइड हो जाता। अब कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 1000 यूनिट, ठीक है, 2550% कंप्लीट है, ये 25% कंप्लीट है, तो ये जो खर्चा है ये 100% कंप्लीट का है, ऐसा तो क्वेश्चन नहीं बोल रहा है ना। ये कितने परसेंट का है? कुछ 100%, कुछ 50, कुछ 25। तो डिवाइड तो हमेशा सेम पैटर्न के चीजों का होता है ना। तो मुझे क्या करना है? इक्विवेलेंट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सभी को इक्विवेलेंट यूनिट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, मतलब कंप्लीट यूनिट में। तो 1000 यूनिट कंप्लीट मतलब कितना कंप्लीट? 1000 ही कंप्लीट मानेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अगर 2,500 यूनिट 50% कंप्लीट है, ठीक है, तो फुल कंप्लीट का मतलब कितना हो जाएगा? मतलब ये बताओ, जैसे वो 4 चैप्टर 50% कंप्लीट, मतलब फुल कंप्लीट कितना? मतलब इक्विवेलेंट करो, बोलो कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट यूनिट निकालेंगे, जैसे सिखाया, यूनिट इनटू परसेंटेज, बोलो कितना होगा? 2550% कंप्लीट, हाँ बोलो। 1250। ये देखो, इसको 50% करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1250। इसका मतलब 1250 कंप्लीट। और ये वाला 500। हम्म तो 500 कंप्लीट, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया? कुछ कंप्लीट था, कुछ इनकम्प्लीट था, तो हम लोगों ने सभी को कंप्लीटेड यूनिट में बना लिया इक्विवेलेंट करके। तो टोटल कितना हो जाएगा? 2,750, ठीक है। तो 2,750 यूनिट। तो बोलो डिवाइड कर, अब डिवाइड कर सकते हैं ना, क्योंकि ये खर्चा करके इतना कंप्लीट यूनिट बना है। हालांकि प्रैक्टिकली तो नहीं बना है, बट डिवाइड करने के लिए हम लोगों ने इक्विवेलेंट यूनिट बना लिया कि 55,000 खर्चा करके कंप्लीट 2,750 यूनिट बना है। अभी तक 55,000 का खर्चा, इतना यूनिट बना है, बट इतना कंप्लीट तो है नहीं कि हम 5500 से डिवाइड कर दे, इसलिए कंप्लीट करके डिवाइड किया। बोलो कितना आ रहा है? 20। 20, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इक्विवेलेंट करने का रीजन यही है, ठीक है। अगर मेरा ये कंप्लीटेड है तब तो देखो कोई झमेला नहीं, लेकिन ऐसा तो देगा नहीं ना क्वेश्चन में इतना आसान कि 100% कंप्लीट है, हमें अलग अलग पैटर्न में दे देगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इक्विवेलेंट यूनिट, ताकि हम लोग कॉस्ट पर यूनिट को फाइंड आउट कर सके। तो ये हमारा एक ओवरव्यू हो गया कि हम लोग करने क्या वाले हैं। अब देखो यहाँ पर हम लिखवा देते हैं, बिफोर प्रिपेयरिंग द process account
we are required to prepare the following pre-statement। तो हमें 3 स्टेटमेंट बनाना होगा जब हम लोग इस तरीके का इक्विवेलेंट यूनिट का प्रोसेस कॉस्टिंग करेंगे। देखो, हमें प्रोसेस अकाउंट बनाने बोल भी सकता है क्वेश्चन, नहीं भी बोल सकता है, लेकिन प्रोसेस अकाउंट बनाने के पहले अगर हमें इक्विवेलेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमें 3 स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। जैसे कि पहला स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से होगा, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब ये इस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कितना इक्विवेलेंट यूनिट हो रहा है ये निकालना पड़ेगा। बट उसका हम लोग एक मतलब कंप्लीट स्ट्रक्चर या स्टेटमेंट फॉलो करके बनाएंगे, वो तो रफली ऐसे ही दिखाया हुआ है। तो ये क्यों बनता है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेटमेंट इज टू calculate the cost per unit of normal output। Second, statement of cost per unit, मतलब ये वाला, ये जैसे ये 20 आया, ठीक है, अब जैसे ये निकाल रहे कॉस्ट पर यूनिट 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2.5, इस तरीके से। ठीक है, तो वो सेम एग्जांपल यहाँ भी हो सकता था, तो फिर हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। द मतलब कॉस्ट पर यूनिट यानी ये वाला। ठीक है, फिर उसके बाद इक्विवेलेंट यूनिट के हिसाब से निकालना पड़ सकता है। तो कॉस्ट पर यूनिट मतलब जैसे 20 निकाला, 10 निकाला, वही। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेटमेंट is to calculate the cost per unit of normal output। तो जैसे इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम लोग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट निकाल ले, तो वैसे ही द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेटमेंट इज टू कैलकुलेट, ओ मैंने दोनों एक ही लिख दिया, सॉरी सॉरी, यहाँ पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेटमेंट इज टू कैलकुलेट नॉर्मल आउटपुट, टू कैलकुलेट नॉर्मल आउटपुट। ये वाला सिर्फ यहाँ पर होगा, ये थोड़ा सा ना डबल लिख दिया। नॉर्मल आउटपुट जो है, ठीक है, वो कैलकुलेट करना इस स्टेटमेंट, नॉर्मल आउटपुट मतलब कंप्लीटेड पैटर्न में दिखाना। ठीक है, जैसे कि 2750 कॉस्ट पर यूनिट मतलब ये वाला, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेटमेंट इज टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, वही नॉर्मल आउटपुट का कॉस्ट पर यूनिट, ये देखो 2750 का कॉस्ट पर यूनिट। थर्ड नंबर पे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ब्रैकेट में द ऑब्जेक्टिव of this statement is to calculate the amount of abnormal loss, abnormal gain, output, transfer and closing stock। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मतलब हम लोगों को क्या करना है, अब हर एक यूनिट का, जैसे एबनॉर्मल लॉस कितना यूनिट हुआ है, या एबनॉर्मल गेन अगर हुआ है, या आउटपुट जो ट्रांसफर करे, या क्लोजिंग स्टॉक में जो पड़ा हुआ है, सभी यूनिट का हमें
जो है वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बताएंगे कैसे होता है। बाकी 1 2 तो इस एग्जाम्पल से ही दिख रहा है कि कैसे होगा। अच्छा, अब ये चीज हमें फॉलो करना है। बाकी के जितने भी अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, बाकी सारा क्वेश्चन ही हमारा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के ऊपर दिया हुआ है। जैसे कि ये इलास्ट्रेशन 4 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ओपनिंग WIP वर्क इन प्रोग्रेस 1000 यूनिट 60% कंप्लीट, मतलब एक ओपनिंग पहले से ही वर्क इन प्रोग्रेस है जो 1000 यूनिट का है, लेकिन ये 60% कंप्लीट है। कॉस्ट 1,10,000, मतलब 1000 यूनिट 60% कंप्लीट हो चुका है, जिसपे 1,10,000 रुपए का खर्चा हो चुका है। यूनिट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड 10,000 यूनिट, और करेंटली जो यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है वो है 10,000 यूनिट, मतलब प्रीवियस का 1,000 और करेंटली 10,000 यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है। ये 1,000 60% ही कंप्लीट हुआ है, जिसपे 1,10,000 रुपए का खर्चा लग चुका है। और जो 10,000 यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें क्या क्या कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, टोटल में बता दिया है 19,30,000 का कॉस्ट इनकर्ड हो चुका है। और ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस है 9,000 यूनिट, और ट्रांसफर जो हुआ है वो है 9,000 यूनिट। क्लोजिंग WIP में 800 यूनिट रहेगा। ठीक है, जो कि कंप्लीट हो चुका है 75%। नॉर्मल लॉस है 10% ऑफ टोटल इनपुट इनपुट इंक्लूडिंग यूनिट्स इन प्रोसेस एट द बिगिनिंग। बोल रहा है कि नॉर्मल लॉस कैसे होगा, बोल रहा है 10%। हमें पता है कि लॉस हमेशा, नॉर्मल लॉस हमेशा यूनिट पे निकाला जाता है, इनपुट यूनिट पे। अब यहाँ पर क्या यूनिट लेना है, 10% ऑफ टोटल इनपुट लेना है। अब टोटल इनपुट का मतलब क्वेश्चन खुद बता रहा है, इंक्लूडिंग यूनिट इन प्रोसेस एट द बिगिनिंग। जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ, बिगिनिंग में अगर कुछ इनपुट यूनिट था तो वो भी हमें ले लेना है। तो हमारा टोटल यूनिट कितना है, 1000 पहले का, अभी 10,000 का, तो टोटल कितना हो जाएगा 11,000। इस पे 10% मेरा नॉर्मल लॉस बताया है। ठीक है, स्क्रैप रियलाइज 10 पर यूनिट, मतलब ये जो 10% करने से जितना भी आएगा, मेरे हिसाब से 1100 आ रहा है, तो फिर स्क्रैप रियलाइज मतलब ये मार्केट में बिक भी जाएगा एट द रेट ऑफ 10 पर यूनिट करके। स्क्रैप जो है वो 100% कंप्लीट है, मतलब जो हम लोग स्क्रैप यूनिट बेचने जा रहे हैं वो अपने आप में 100% कंप्लीट है। यूज करना है फीफो मेथड, कंप्यूट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, ऑल्सो इक्विवेलेंट इवैल्यूएट द आउटपुट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना है वो बताना है, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, मतलब हमें इक्विवेलेंट यूनिट के हिसाब से कॉस्ट निकालना है। ठीक है, और इवैल्यूएट करना है आउटपुट को। अब यहाँ पर हमें फीफो मेथड फॉलो करने बोला है, तो फीफो मेथड का यहाँ पर क्या काम है, तो फीफो मेथड का काम यही है कि हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे समझने वाले हैं क्वेश्चन को। जैसे कि देखो, हमारा टोटल 11,000 यूनिट हो रहा है, जिसका क्या क्या कंडीशन है, जिसमें से देखो जिसमें से 800 क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा। ठीक है, 9,000 ट्रांसफर हो जाएगा, और 1100 जो है ये हम लोग का नॉर्मल लॉस होगा। अच्छा, अगर हमें फीफो बेसिस पे सोचना है तो हमें कैसे समझना पड़ेगा, तो इसके लिए देखो, अगर हम लोग छोटा सा एक यहाँ पर अकाउंट करके समझे तो वो बहुत आसान हो जाएगा। अकाउंट का मतलब देखो, हम जस्ट यूनिट लिख रहे हैं। जैसे देखो, टू ये WIP वाला है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं ओपनिंग WIP है 1000 यूनिट, हम सिर्फ यूनिट ही लिख रहे हैं। ठीक है, और जो फ्रेश इनपुट दिया हम लोगों ने वो है हम लोग का 10,000। ठीक है, अब इसमें से नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस बताओ तो कितना आ रहा है, क्या 1100 ही आ रहा है 10% करने से, ये दोनों का मिला के करने बोला है तो दोनों का मिला के करेंगे। 11,000 का 10%, बोलो कितना आ रहा है, 1100। ठीक है, अच्छा, जो क्लोजिंग WIP में कितना रहेगा 800, ये सब क्वेश्चन हमें खुद बता रहा है। ठीक है, और जो ट्रांसफर हो जाएगा टू नेक्स्ट प्रोसेस वो हम लोगों का है 9,000 यूनिट। ठीक है, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है हम लोग का 9,000 यूनिट। अच्छा, तो अब ये सब अगर लिख लेंगे तो दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, बट शायद नहीं हो रहा है। देखो तो कितना कम या ज्यादा हो रहा है। जैसे देखो, सिंपल सा बात है, अगर 11,000 हम लोगों ने यूनिट इनपुट दिया है और उसमें से 1100 अगर मेरा नॉर्मल लॉस होगा, मुझे पता था, तो मेरा आउटपुट में कितना जाना चाहिए, मेरा आउटपुट में जाना चाहिए, ये देखो 9,900। ठीक है, अब इसमें से बोल रहा है कि 9,000 ट्रांसफर होगा। ठीक है, 800 क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा, फिर भी तो 100 फिर हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, मेरा आउटपुट इतने का होना चाहिए था। सिंपल बात है, जिसमें से मुझे पता चल गया कि इसमें से 9,000 हम ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में, 800 मेरा क्लोजिंग स्टॉक में रह जाएगा। तो कंप्लीट करने के लिए बैलेंसिंग फिगर 1,000 100 का आ रहा है, तो ये 100 क्या हो जाएगा,
बोलो, प्रोसेस पढ़ लिया तो या तो एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन, तो क्या हो रहा है? नहीं बता सकते हो, कैलकुलेट कर। हाँ बोलो। मेरा 9,900 होना चाहिए आउटपुट, लेकिन मेरा आउटपुट कितना दिख रहा है? मुझे क्वेश्चन में आउटपुट कितना बताया? 9,800। 800 क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा, 9,000 ट्रांसफर होगा, तो 100 का कमी दिख रहा है, तो 100 क्या हो जाएगा फिर? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस होगा, क्योंकि 9,900 होना चाहिए था ना आउटपुट, लेकिन आउटपुट मेरा कितना दिख रहा है? 9,800। भले ही ये ट्रांसफर होगा, ये क्लोजिंग स्टॉक में रह जाएगा, तो रहने दो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है, बट 9,800 का डेटा तो हमारे पास है, फिर 100 कम दिख रहा है, तो 100 मेरा क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, पहला तो ये समझने वाला बात था। दूसरा, कि फीफो का मतलब क्या हो जाएगा? फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कैसे हम लोग यहाँ पर एप्लीकेबल करेंगे? तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये जो 9,000 यूनिट ट्रांसफर हो रहा है ना, वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे होगा। तो 9,000 यूनिट जो ट्रांसफर हो रहा है, उसमें से ये 1,000 जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का था, वो इसमें ट्रांसफर होगा, और बाकी 10,000 में से ट्रांसफर होगा। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले मेरा 1,000 यूनिट कंप्लीट होगा प्रीवियस ईयर का, तब ना जाके हम बाकी 10,000 पे काम करना स्टार्ट करेंगे, नॉर्मल बात है। तो अगर 1,000 यूनिट जो मेरा ट्रांसफर होगा, 9,000 यूनिट, उसमें कंप्लीटेड जो 9,000 यूनिट है, उसमें से ये डब्ल्यूआईपी का 1,000 होगा ही होगा फीफो मेथड पे, क्योंकि हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर का जो भी यूनिट है, वो पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, तो फिर ये ट्रांसफर होगा। तो फिर फ्रेश यूनिट से कितना जा रहा होगा? बोलो। ये 9,000 जो ट्रांसफर होगा, उसमें से अगर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का 1,000 जाएगा, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा ना, ये फर्स्ट इन है, ये सेकंड इन है, तो ये फर्स्ट इन यहां से जाएगा। तो अगर 1,000 यहां से जाएगा, तो बाकी कितना? 10,000 से कितना जा रहा होगा? इसमें से 1,000 अगर डब्ल्यूआईपी का है, तो बाकी कितना होगा ये नहीं बता सकते हो? टोटल 9,000 में अगर 1,000 डब्ल्यूआईपी का है, 8,000। 8,000। तो 8,000 यहां से जा रहा होगा। ठीक है, 8,000 यहां से जा रहा होगा। तो फिर यहाँ पर कितना बचेगा? फिर ये तो कंप्लीट चला जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, यहां से 8,000 चला जाएगा, तो यहाँ कितना बचना चाहिए? 2,000। क्या हमें 2,000 का डेटा मिल रहा है? देख लो, 2,000 का डेटा मिल रहा है कि नहीं? देखो, मिल रहा है। 2,000 में 800 जो है, ये मेरा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है, 100 मेरा एबनॉर्मल लॉस है, और 1100 जो है वो मेरा नॉर्मल लॉस है। तो चेक करो, हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। बाकी इसको करने का पैटर्न अलग है, हम दिखाते कैसे करके करना पड़ेगा, मतलब स्टेटमेंट फॉर्मेट में करना पड़ेगा, हम दिखा देते कैसे बने। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट अंडर फीफो मेथड। अच्छा, तो इसको कैसे लिखा जाता है? तो ऐसे लिखना पड़ता है। सबसे पहले इधर लिखेंगे हम लोग इनपुट, पर्टिकुलर्स, आउटपुट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, परसेंटेज यूनिट। ऐसे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जब हम लोग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इन यूनिट निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, मुझे तुम लोग इतना बता दो कि इनपुट कितना कितना यूनिट है, मुझे बस इतना बता दो। क्वेश्चन को इतना बार रीड किया, इनपुट इनपुट यूनिट कितना कितना है, क्वांटिटी में बताओ। क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस मुझे बताओ कि इनपुट यूनिट कितना कितना है। बोलो, इनपुट यूनिट कितना कितना है? 1,000, 10,000। 1,000 और 10,000। अब इसको थोड़ा लिखना पड़ेगा, और कुछ नहीं। ठीक है, 1,000 कैसा यूनिट है? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। ठीक है, और 10,000 जो है करेंट इनपुट।
करंट इनपुट, ये भी इनपुट ही है बट ओपनिंग वाला, ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर का। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये टोटल जो 11,000 यूनिट है, इसमें से कुछ हुआ है नॉर्मल लॉस, ठीक है, कुछ क्लोजिंग WIP में रह जाएगा, कुछ फिनिश गुड्स है जो कि ट्रांसफर होगा। देखो जो ट्रांसफर होता है वो फिनिश गुड्स होता है, अगर पूरा कंप्लीट नहीं होगा तो नेक्स्ट प्रोसेस में नहीं जाएगा। और हम लोगों ने देखा था एबनॉर्मल लॉस भी है, तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बोलो, मैंने अभी भी समझाया कि प्रीवियस ईयर का अगर कुछ यूनिट होता है वो पहले कंप्लीट होता है, तो 1000 इनपुट देने से 1000 आउटपुट कंप्लीटेड हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब करंट का ये सिचुएशन है, नॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा? नॉर्मल लॉस क्वेश्चन हमें बोला था टोटल इनपुट का हमें 10% करना है, तो 1100, ठीक है। अच्छा, अब क्लोजिंग WIP क्वेश्चन मुझे खुद बता रहा है 800, और ये मुझे बता दिया है क्वेश्चन है 9000। देखो ये और ये तीनों चीज क्वेश्चन में हमें बता दिया, जिसमें से ये डायरेक्टली नहीं बता के इस तरीके से बताया, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब मेरा एबनॉर्मल लॉस कितना हो रहा है, अब इसमें भी तुम लोग बैलेंस करके देख सकते हो। ये देखो मैंने 11,000 का इनपुट दिया है, तो मेरे पास 11,000 का ही डिटेल्स होना चाहिए, लेकिन मेरे पास कम हो रहा है। कैसे? देखो 1000 ये सब करने से 100 का कम हो रहा है, ठीक है, तो फिर 100 मेरा बैलेंसिंग फिगर करके क्या आ जाएगा? एबनॉर्मल लॉस आ जा रहा है। क्यों एबनॉर्मल लॉस आ रहा है? क्योंकि जितना इनपुट दिया है हम लोगों ने उतना हमें आउटपुट नहीं मिला, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड से ज्यादा लॉस है, तो फिर एबनॉर्मल लॉस होगा। कैसे समझेंगे एक्सपेक्टेड से ज्यादा है? देखो 11,000 का मैंने इनपुट दिया, ठीक है, उसमें से 1100 मुझे पता है लॉस हो गया है, 800 मेरा क्लोजिंग में पड़ा है, ठीक है, 9000 मैंने ट्रांसफर करवा दिया, अच्छा बात है। फिर 100 कहाँ गया? तो इसका मतलब 100 मेरा नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, सॉरी। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये पहले सेट कर लेना है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इक्विवेलेंट यूनिट। तो अब देखो क्वेश्चन में बताया कि 1000 यूनिट कितना कंप्लीट है? 60% कंप्लीट हो चुका था प्रीवियसली ओपनिंग WIP। तो मुझे ये चीज बताओ कि अभी इसे कितना कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो कंप्लीट कितना करना है वो देखना पड़ेगा। अगर 60% प्रीवियसली कंप्लीट है, क्योंकि ये WIP था, तो प्रीवियसली 60% कंप्लीट है, तो अभी कितना कंप्लीट करना बाकी है? मतलब कंप्लीट करने के लिए और कितना परसेंट काम करना पड़ेगा? 60% कंप्लीट है, तो इस साल जो काम हो रहा है इस यूनिट पे वो कितना परसेंट होगा? अगर प्रीवियसली 60% हो चुका है तो अभी कितना होगा? 40%। 40%, ठीक है। अच्छा, अब ये नॉर्मल लॉस कितना कंप्लीट है? क्वेश्चन खुद बताए 100% कंप्लीट। स्क्रैपर 100% कंप्लीट, तो ये 100% कंप्लीट। अच्छा, क्लोजिंग WIP कितना कंप्लीट है वो भी मुझे क्वेश्चन बताएगा, तो देखते हैं। क्लोजिंग WIP 75%। अब इसको तुम लोग 25 मत लिख देना 100 से माइनस करके, क्योंकि देखो यहाँ पर 60 से 100 से 60 माइनस करके यहाँ 40 लिखा। क्यों? क्योंकि इस बार कितना वर्क हो रहा है वो हमें परसेंटेज लिखना होता है, तो इस पे 40% वर्क होगा, इस पे 100% हुआ है इस बार। 800 पे कितना हुआ है क्वेश्चन हमें हमेशा बता देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बता दिया है कि कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है, तो क्वेश्चन में यहाँ बता रहा है 75% कंप्लीट हुआ है, ठीक है। फिनिश गुड्स कितना परसेंट कंप्लीट है? फिनिश गुड्स कुछ बोले ना बोले ऑलवेज 100% कंप्लीट, तभी वो फिनिश गुड्स कहलाता है। और एबनॉर्मल लॉस पे कितना हो जाएगा? 100%। ऐसा क्यों? बिकॉज बोला था कि जो स्क्रैप होगा, जो भी स्क्रैप होगा, चाहे वो नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो, है तो दोनों स्क्रैप, तो स्क्रैप 100% कंप्लीट होगा, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को इक्विवेलेंट यूनिट निकालना है, तो कैसे करेंगे इक्विवेलेंट यूनिट? तो 1000 यूनिट 40% कंप्लीट, मतलब इस पे और 40% वर्क होगा, तो फिर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? यूनिट इंटू परसेंटेज करना पड़ेगा। बोलो कितना हो रहा है यहाँ पर, कितना यूनिट आएगा? बोलो 1000 40% कंप्लीट, इस बार 40% कंप्लीट हो जाएगा ना, तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? इक्विवेलेंट 400। कैसे निकल? 400, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस का यहाँ पर यूनिट कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं होगा, और ये परसेंटेज भी लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर लिख देते हो तो भी ठीक है, नहीं लिखते हो तो भी ठीक है। क्योंकि हम लोग जब कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं तो क्या नॉर्मल लॉस का यूनिट माइनस कर देते हैं ना? याद करो, नॉर्मल लॉस का यूनिट क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। तो वहां पर जैसे माइनस कर देते हैं,
क्योंकि हमें सही कॉस्ट पर यूनिट नॉर्मल लॉस की वजह से अगर है तो कॉस्ट पर यूनिट हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे बिजनेस में नॉर्मल लॉस है, हम लोग कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर ऐसे लिखते हैं ना, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय नॉर्मल यूनिट माइनस हो जाएगा नॉर्मल लॉस यूनिट, ठीक है, मतलब इनपुट यूनिट। तो जैसे हम लोग माइनस करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज को सेम तरीके से इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब जो नॉर्मल लॉस है उसका यूनिट का कोई कैलकुलेशन करने का हमें जरूरत नहीं। अच्छा, अब ये 875% कम कंप्लीट है, तो अगर इसको इक्विवेलेंट यूनिट बनाते कि 75% कंप्लीट, तो अगर ये 75% नहीं होकर फुल कंप्लीट होता तो 800 की जगह कितना यूनिट होता बताओ? 600. 600 मल्टीप्लाई करके जैसे मैंने सिखाया। और फिनिश गुड्स, ये तो देखो ये पूरा ही कंप्लीट है, तो इसको भी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 9000 ही आ जाएगा। वैसे ही पूरा कंप्लीट है तो 9000 लिख देना चाहिए। और 100% तो ये कितना हो जाएगा, 100। एबनॉर्मल लॉस का काउंटिंग होता है, बट नॉर्मल लॉस का हमें कंसिडर नहीं करना होता है। तो अब टोटल बोलो कितना आ रहा है, क्योंकि हम लोग एबनॉर्मल लॉस का यूनिट थोड़ी ना माइनस करते थे, नहीं करते थे ना, वैसे ही। तो बोलो ये कितना आ जाएगा, 400, 600, 1000, 1000, और यहाँ पर हो जाएगा, ओ अच्छा सॉरी, थोड़ा सा गलत लिख दिया, रुको रुको, थोड़ा सा गलत लिख दिया यहाँ पर। अच्छा, ये देखो तो टोटल ये 1100 से ज्यादा आ रहा होगा, 11,000। चेक करके देखो, तुम लोगों ने चेक किया होता तो मुझे बता देते। देखो नहीं किया होगा चेक, ये देखो 1000 प्लस 1100, 800, 9000 प्लस 100। देखो ये 12,000 आ गया ना, ये गलत हो गया है। कैसे गलत हुआ है, देखो जो हम लोग फिनिश गुड्स ट्रांसफर करें, अभी मैंने तुम लोग को बताया ना कि हम लोग फीफो बेसिस पे करें, तो फिनिश गुड्स का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, ये 1000 यूनिट पूरा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। फिनिश गुड्स का जो ट्रांसफर हो रहा है 1000 यूनिट, और यहाँ से फिर कितना जाएगा, 800। तो 1000 तो ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख दिया है, तो फिर यहाँ फिनिश गुड्स मुझे कितना लिखना चाहिए, ये 1000 तो ऑलरेडी लिख दिया है ना, तो फिर यहाँ पर मुझे कितना लिखना चाहिए बोलो, ये मेरा गलत हुआ है। फीफो बेसिस पे चल रहा है ना, तो फीफो हमें क्या बोलेगा कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हम लोग यहाँ पर जो आउटपुट है उसमें से ये 1000 भी मेरा फिनिश गुड्स ही है, मतलब मेरा ट्रांसफर होने वाला है नेक्स्ट प्रोसेस में, क्योंकि ये हम लोग फीफो बेसिस पे कर रहे हैं। तो फिर यहाँ फिनिश गुड्स कितना होगा, टोटल 9000 बताया, लेकिन 1000 तो यहाँ ऊपर ही दिख रहा है, ये 1000 तो जाएगा ही जाएगा। अभी मैंने सिखाया ना कि फीफो होगा तो पुराना वाला पहले जाएगा, तो फिर यहाँ पर कितना होना चाहिए, मुझे टोटल फिनिश गुड्स में 9000 अभी मैंने लिख के वहां दिखाया था ना जब क्वेश्चन कर रहे थे, तो यहाँ पर इनपुट यूनिट जो 1000 है, मतलब जो एज अ आउटपुट हमें मिल रहा है ओपनिंग WIP का, ये तो जाएगा ही 9000 में से, तो बाकी फ्रेश यूनिट में से कितना जाएगा, 8,000. 8000। तो ये ऐसे माइनस हो जाएगा 8000, ठीक है। अब ये 800 हो जाएगा, वो गलत हो गया था, तो फिर यहाँ 12,000 हो जाएगा ना टोटल करोगे तो। बोलो कितना आ रहा है, 400, 600, 1000, ये 8,000 होगा, 800 लिख दिया है, 8,000, 9,000, 100, ठीक है, 9,100 इक्विवेलेंट, ये ऐसे हुआ। अच्छा, अब ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया है, देखो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हम लोगों ने निकाल लिया कि 9,100 कंप्लीटेड यूनिट बना है, इसका मतलब अब हम लोग को निकालना पड़ेगा कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट, देखो टोटल कॉस्ट जैसे मैंने यहाँ पर खुद दे दिया था, ये हमें निकालना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय ये इक्विवेलेंट यूनिट। तो अब कॉस्ट कहाँ कितना कितना खर्चा हुआ, ये क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आएगा। देखो एक बार 1,10,000 का खर्चा हुआ है, एक बार 19,30,000 का खर्चा हुआ है, ठीक है। तो ये टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय ये वाला यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोसेस फॉर द पीरियड, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस फॉर द पीरियड। तो इस पीरियड में कितने रुपए का खर्चा हुआ है, 19,30,000, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ से स्क्रैप को माइनस करेंगे, जैसे हम लोग टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वहां भी करते थे ना, तो यहाँ भी करेंगे। तो स्क्रैप कितना करके बिकेगा, 10 रुपीज करके क्वेश्चन में बता दिया। टोटल स्क्रैप यूनिट कितना है, 1100। ठीक है, नॉर्मल लॉस बिकता है ना, तो ये देखो 1100, तो नॉर्मल लॉस वाला स्क्रैप ही माइनस होता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 11,000। तो ये टोटल टोटल प्रोसेस कॉस्ट कितना आ जाएगा माइनस करने से, 19,30,000 माइनस 11,000, 19,19,000। जो हम लोग वहां पर लिखते थे ना, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप, वही वाला यहाँ पर इस तरीके से निकाल दिया। ठीक है, अब निकालेंगे यहाँ पर कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। तो इस साल खर्चा हुआ है 19,19,000 यूनिट। ठीक है, इस करेंट पीरियड में, और कितना सारा कंप्लीटेड यूनिट बना है, 9,100 यूनिट। ठीक है, तो डिवाइड करने से कितना हो जाएगा, ₹210.88 अप्रोक्स पर यूनिट। ठीक है, अब तुम लोग अगर सोच रहे हो कि मैंने ये वाला क्यों नहीं ऐड किया 1,10,000, क्योंकि वो तो हमारे प्रीवियस पीरियड का था। ठीक है, करेंट पीरियड में हम लोगों ने ये जो खर्चा किया 19,30,000, ये क्यों हुआ है पता है, इतने सारे नॉर्मल लॉस को प्रोड्यूस करते, इतने सारे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को बनाने के लिए, इतना फिनिश गुड्स बनाने के लिए, इतना एबनॉर्मल लॉस बनने के लिए, और इतना सारा जो प्रीवियस वाला इनकम्प्लीट यूनिट था उसको कंप्लीट बनाने के लिए। ठीक है, तो ये इतने सारे कंप्लीटेड यूनिट, या फिर अगर इनकम्प्लीट के हिसाब से बोले तो इतने सारे यूनिट को अलग अलग पैटर्न में कंप्लीट करने के लिए हम लोग का खर्चा करेंट ईयर में हुआ है 19,30,000, और स्क्रैप माइनस कर दिया, टोटल प्रोसेस कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर यूनिट कर दिया, तो इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड कर दिया, तो हमें कॉस्ट पर यूनिट पता चल गया। ठीक है, तो देखो हमें पूछा था कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। ऑल्सो इवेल्यूट द आउटपुट। अब जितने भी तरीके के आउटपुट है वो सबको इवेल्यूट करना है, मतलब उसका वैल्यूएशन निकालना है। इवेल्यूट का मतलब वैल्यू की, क्लोजिंग स्टॉक का, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का वैल्यू कितना है, फिनिश गुड्स का, एबनॉर्मल लॉस का, नॉर्मल लॉस का। अच्छा, अब ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। पर्टिकुलर्स इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट और अमाउंट। ठीक है, तो क्या क्या यूनिट का हमें जो है वैल्यूएशन करना है, सब क्या क्या यूनिट बना है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी पे हम लोगों ने खर्चा किया है। ठीक है, तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी पे खर्चा किया है करेंट ईयर में। ठीक है, तो करेंट ईयर में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितना यूनिट कंप्लीट हुआ है, 400 यूनिट। ठीक है, तो इस 400 यूनिट पे ही खर्चा हुआ होगा, तो 400 यूनिट। अब कॉस्ट पर यूनिट कितना आया है, कॉस्ट पर यूनिट आ गया है हम लोगों का 210.88, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये इतना आ रहा है, हम यहाँ पर जो कैलकुलेटर पे दिख रहा है वो पूरा डेटा लेके कर रहे हैं। ठीक है, वो अप्रोक्सीमेशन लिखा हुआ रहने दो। तो 84,352 रुपीज का खर्चा हुआ है इस बार ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ डब्ल्यूआईपी प्रीवियस ईयर का वो कितना है, प्रीवियस ईयर का है 1,10,000। ठीक है, तो ये जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है उसको पूरा पूरा बनाने में कितना खर्चा लग जाएगा, 1,94,352 का खर्चा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन। अब इसके बाद लिखेंगे फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो फिनिश्ड गुड्स का कैसे होगा, फिनिश्ड गुड्स कितना है, फिनिश्ड गुड्स है 8,000। ठीक है, 8,000 कोई भी लिख सकते हो, जैसे मैंने फिनिश गुड्स लिखा, चाहो तो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी भी लिख सकते हो। अच्छा, और यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी और एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी हम लोग का 600। ठीक है, फिनिश हमें इधर वाला देखना होता है। ठीक है, ये 600, 8,000 और एबनॉर्मल लॉस 100। ठीक है, ये लिख दिया इक्विवेलेंट यूनिट, इक्विवेलेंट यूनिट के नीचे, और कॉस्ट पर यूनिट हम लोग का कितना है 210.88, 210.88, 210.88। तो देखते हैं कितना आ जाएगा,
डिवाइडेड बाय 400। अच्छा, ये ऐसे करना पड़ेगा, फिर से एक बार डिवाइड कर लेते तो डेटा पता चल जाएगा। 19,19,000 इन डिवाइडेड बाय 9,100, तो इंटू 8,000, 16,87,032 divided by 8,000 into 600, 1,26,527, 21,088, 16,87,032, ठीक है। 16,87,032 प्लस, अगर टोटल नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें टोटल तो निकालना नहीं है, हमें हर एक यूनिट का वैल्यूएशन करना है। मतलब जितना फिनिश गुड्स बन के रेडी हुआ है, मतलब 600 यूनिट क्लोजिंग WIP, 8,000 यूनिट फिनिश गुड्स, 100 यूनिट एबनॉर्मल लॉस एंड 400 यूनिट WIP का कॉस्ट कितना है, तो कॉस्ट इतना होगा, ठीक है। तो यूनिट इनटू कॉस्ट पर यूनिट करेंगे तो टोटल कॉस्ट हमें पता चल जाएगा। तो हम लोगों ने हर एक यूनिट का अलग अलग करके टोटल कॉस्ट निकाल लिया, ठीक है। तो हमें यही करने बोला था और कुछ नहीं बोला था। ये देखो, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, पहला स्टेटमेंट, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट और वैल्यू इवैल्यूएट द आउटपुट, ठीक है। तो कैसे करके करना पड़ा हम फिर से बता देते, थोड़ा अलग होता है, ठीक है, प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। क्वेश्चन में मैं बता दिया था कि कितना कितना इनपुट दिया जा रहा है, तो ये 1000 प्रीवियस ईयर का, 10,000 करेंट ईयर का, टोटल 11,000, उसमें से नॉर्मल लॉस कितना होगा क्वेश्चन में बता दिया। क्लोजिंग WIP कितना, फिनिश गुड्स कितना, एबनॉर्मल लॉस। फिनिश गुड्स वैसे तो 9,000 बोला था, तो 9,000 ही है ये, और ये मिला के मेरा फिनिश गुड्स का डिटेल्स है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि फीफो मेथड कर रहे हैं, तो फीफो मेथड में जो है प्रीवियस ईयर का पहले ट्रांसफर होगा, प्रीवियस ईयर का जो भी आउटपुट आएगा, प्रीवियस ईयर का कुछ डेटा अगर WIP ओपनिंग में पड़ा हुआ था, ओपनिंग WIP, तो वो मेरा पहले फिनिश गुड्स में जाएगा। उसके बाद तो 9,000 जो बोल रहा है उसमें से 1000 जाएगा ओपनिंग वाला, और करेंट ईयर से इसका मतलब 8,000, क्योंकि वो 9,000 है, तो फिर यहाँ 1000 गया तो यहाँ 8,000। अब इसका हम लोगों ने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट बनाया, क्योंकि ये सारी चीज फुल कंप्लीट तो है नहीं, जैसे हाँ ये कंप्लीट है फुल, ये कंप्लीट है, फिनिश गुड्स फुल कंप्लीट होता है, बट ये बोला था 75%, तो इक्विवेलेंट यूनिट बना लिया। सिमिलरली वो 1000 पे भी हम लोगों ने निकाला। यहाँ पर सारा परसेंटेज करेंट ईयर में कितना कंप्लीट है वो लिखना होता है, ठीक है। तो ये फिनिश गुड्स कुछ ना बोले तो 100%, ठीक है, बाकी सब जैसा बोलेगा वैसा लिखना होता है। और ओपनिंग प्रीवियसली जितना कंप्लीट हो गया, इस साल जितना हुआ है उतना लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग 100 माइनस करके लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखने का जरूरत नहीं, बिकॉज यहाँ पर तो करेंट ईयर का ही डेटा बता रहा है। नॉर्मल लॉस का यूनिट कैलकुलेशन हम लोग नहीं करते, क्योंकि नॉर्मल लॉस का यूनिट लेंगे तो यूनिट यहाँ पर बढ़ेगा, बढ़ेगा तो कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगा। लेकिन देखो, जैसे मान लो यहाँ पर अगर 1100 होता तो ये 9,100 प्लस 1100 करके ज्यादा होता। ज्यादा होने पे जैसे ये डिवाइड करते, ये 200, देखो हम ये कहना चाह रहे हैं, देखो 9,100 प्लस अगर 1100 हम लोग नॉर्मल लॉस वाला लेते तो 10,200 होता। तो 19,19,000 डिवाइडेड बाई अगर 10,200 करोगे तो आ जाएगा 188, कम हो गया ना। लेकिन हम लोग को कम करने का जरूरत नहीं, क्योंकि नॉर्मल लॉस का बर्डन हम लोग जो है वो कॉस्ट पर यूनिट पे दे सकते हैं, मतलब कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं। तो इसीलिए नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करना हमें नहीं पड़ेगा ना, तो यूनिट से यूनिट नहीं करेंगे तो वैल्यू भी करने का जरूरत नहीं होता। इसीलिए हम लोग यूनिट को 9,100 रखेंगे, नॉर्मल लॉस लगा के बढ़ाने का जरूरत नहीं। हाँ, एबनॉर्मल लॉस आएगा, जैसे नॉर्मल प्रोसेस में भी हो रहा था वैसे ही नॉर्मल लॉस का लेस हो रहा था, एबनॉर्मल लॉस का या एबनॉर्मल गेन का ऐड या लेस तो नहीं होगा ना, नॉर्मल लॉस का ही होगा। तो वैसे ही, तो यहाँ पर ये लेस नहीं हो रहा है। जैसे देखो, अब तुम लोग सोचोगे कि वहां लेस हो रहा था यहाँ कुछ नहीं किया, तो बात बराबर ही है, वो तो लिखने के पैटर्न के हिसाब से है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखेंगे, ये देखो जैसे यहाँ देखो जैसे लेस कर रहे हैं ना, तो लेस करने से ऑटोमेटिकली यूनिट क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है। कम से डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला मेरा बढ़ जाएगा। अगर हम इसको नहीं देते तो मेरा 70, देखो इसको अगर हम 6345 की जगह 7050 से डिवाइड करते तो ये वैल्यू मेरा कम हो जाता, ठीक है। लेकिन हम नॉर्मल लॉस का बर्डन कस्टमर पे दे सकते हैं, तो मुझे कम करने का जरूरत नहीं। ये भी सेम कंसेप्ट है, बट लिखने का तरीका अलग है। तो यहाँ पर भी हम लोग वही कर रहे हैं। तो नॉर्मल लॉस को कंसीडर करना ही नहीं है, कंसीडर करोगे तो यूनिट बढ़ेगा, यूनिट बढ़ेगा तो कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगा, जिस
जिसका जरूरत नहीं है। अब कॉस्ट कितना लगा इस बार करंट ईयर में, तो इतना हुआ, और स्क्रैप लेस होने के बाद इतना हो जाएगा। फिर हम लोगों ने कॉस्ट पर यूनिट निकाल दिया, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग को बोला था कि वैल्यूएशन करो, तो वैल्यूएशन क्या क्या यूनिट का होगा, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी करंट ईयर में 400 यूनिट जो है उस पे काम हुआ है, फिनिश गुड्स पे 8000 यूनिट पे, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी पे इतने यूनिट पे और इतने यूनिट पे काम हुआ है, ठीक है। अब इतने इतने यूनिट पे खर्चा कितना हो गया, तो कॉस्ट पर यूनिट हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे, हर जगह पे कॉस्ट पर यूनिट लिख के कैलकुलेट कर लिया। और ये कहां से आ गया, प्रीवियसली इस यूनिट पे और भी 1,10,000 का खर्चा हुआ था, तो वो भी हमें ऐड करके लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। चलो अभी और एक क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोगों को जो क्वेश्चन है वो वेटेड एवरेज मेथड से, ये illustration 5 refer to inform provided in illustration 4 above, solve this by weighted average method। सेम क्वेश्चन को हमें वेटेड एवरेज मेथड से करके दिखाना है, तो देखो कैसे होगा। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। तो सेम तरीके का कॉलम बनाओ, ठीक है। जैसे यहाँ पर इक्विवेलेंट यूनिट का है ना, अपने आप करो, हम तो कर ही देंगे, ये इनपुट पर्टिकुलर्स, ठीक है, ऐसे करके बनाओ। तो यहाँ दो पर्टिकुलर्स बना लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक भी बना सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। पर्टिकुलर्स इनपुट जैसे वहां लिखा था, सेम तरीके से ही हो जाएगा। अगर थोड़ा और इलेबोरेट करें तो और एक पर्टिकुलर्स बना सकते हैं एक्स्ट्रा, और कुछ नहीं, ठीक है। आउटपुट इक्विवेलेंट यूनिट, परसेंटेज और यूनिट, ठीक है, परसेंटेज और यूनिट सेम ही किया है, बस एक पर्टिकुलर मैंने एक्स्ट्रा लिखा है और कुछ नहीं, ठीक है। अब वेटेड एवरेज बनाएंगे, तो वेटेड एवरेज में क्या हो जाएगा, वेटेड एवरेज और फीफो में फर्क इतना ही है कि फीफो में हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मानेंगे, यहाँ पर हम लोग मिक्सड अप कर देंगे, ठीक है, क्योंकि देखो एवरेज का मतलब तो मिक्सड अप ही होता है ना, ठीक है। तो इनपुट में इनपुट लिखना है यूनिट, जैसे उसमें लिखा था, लिखो 1000 और 10,000, ठीक है। मेडिसिन, जैसे देखो इनपुट 1000, सेम क्वेश्चन है ना, देखो ये 10,000, तो ये 1000 क्या था, ये था ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, मतलब इधर क्लैरिटी के लिए लिख सकते हैं जो कि मुझे आउटपुट मिलेगा एज अ आउटपुट टू नेक्स्ट प्रोसेस, ठीक है। चाहे फीफो वेटेड एवरेज, अगर प्रीवियस कोई इनकम्प्लीट यूनिट है तो जब नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होगा तो वो कंप्लीट होने के बाद ही हम लोग करंट वाला, ऐसा थोड़ी है कि प्रीवियस का यूनिट बाकी ही रख दिया और करंट यूनिट पे काम किए जा रहे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और ये है हम लोग का फ्रेश इनपुट, ठीक है, फ्रेश इनपुट, जिसमें हमें आउटपुट मिल रहा है, लेकिन आउटपुट अलग अलग तरीके से, लाइक नॉर्मल लॉस, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी और एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस मैंने इतने आसानी से इसीलिए लिख लिया क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन था, हम लोग ऑलरेडी देख चुके कि इसमें एबनॉर्मल लॉस आएगा। अच्छा, नॉर्मल लॉस कितना होगा ये हमें क्वेश्चन बता दिया है, 11,000 टोटल इनपुट पे 10%, ठीक है, तो इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं, 1100। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी ये कितना हो जाएगा, 800, ये भी क्वेश्चन में बता दिया। एबनॉर्मल लॉस हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे, 100 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर हो गया 11,000, यहाँ पर भी हो जाएगा 11,000। अच्छा, ये जो 1000 इनपुट मिला था ओपनिंग डब्ल्यूआईपी से, वो जब आउटपुट के हिसाब से आएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल आउटपुट टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना होगा, टोटल आउटपुट टू नेक्स्ट प्रोसेस, देखो यहाँ पर हम लोगों ने फिनिश गुड्स, देखो यहाँ पर जो आउटपुट टू नेक्स्ट प्रोसेस, एक हम लोग का ये वाला हो जाएगा, एक हम लोग का फिनिश गुड्स भी तो आएगा, वो नहीं लिखा, फिनिश गुड्स भी लिखना पड़ेगा, वो एक्चुअली दोनों मिला के होगा, ये फीफो तो नहीं है कि हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। ये वाला, तो बोलो फिनिश गुड्स में कितना ट्रांसफर होगा,
देखो ये 11,000 में से नॉर्मल लॉस क्वेश्चन बता दिया, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी क्वेश्चन बता दिया है। एबनॉर्मल लॉस हम लोग कैसे निकाल लिया? एबनॉर्मल लॉस हम लोगों ने इसलिए निकाल लिया क्योंकि हमें यहाँ पर बता दिया था ना कि कैसा क्या है। ये देखो 10,000 जो है, 9,000 जो है नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा, 800 क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में रहेगा और नॉर्मल लॉस, तो ये मिला के हमें पता चल गया कि कितना हो रहा है हम लोगों का एबनॉर्मल लॉस। तो ये तो हम लोग बैलेंसिंग फिगर करके निकाल लिए। तो बोलो फिनिश गुड्स में कितना गया? तब भी जितना गया अब भी उतना ही जाएगा। तब भी कितना गया? तब भी गया 1,000 और 8,000 मिला के कितना? 9,000। इस बार भी 9,000 जाएगा, बट इस बार वेटेड एवरेज है, तो हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे कि 9,000 में 1,000 पहले वाले से गया और बाकी फ्रेश यूनिट से गया। जैसे फिनिश गुड्स में इससे 8,000 गया और इससे 1,000 गया, मिला जुला के 9,000 हुआ। लेकिन ये तो फीफो नहीं है, ये वेटेड एवरेज है। तो टोटल 11,000 में से कितना फिनिश गुड्स बना वही लिख देंगे। बोलो कितना हो जाएगा? वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही है ना। बोलो कितना हो रहा है? फिनिश गुड्स मतलब जो नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा, कितना जाएगा? क्वेश्चन तो बता है 9,000। वहां भी 9,000, यहाँ भी 9,000। फर्क कितना है कि वहां 9,000 का ब्रेकअप है, 1,000 और 8,000। 1,000 फ्रॉम प्रीवियस ईयर, 8,000 फ्रॉम करेंट ईयर। बट अगर वेटेड एवरेज है तो इसमें कोई ब्रेकअप नहीं होगा। तो फिर बोलो फिनिश गुड्स में कितना जाएगा? 9,000. 9,000। तो वही हम बता रहे हैं, इसमें हमारा कोई ब्रेकअप नहीं होगा। ठीक है। तो अब इक्विवेलेंट यूनिट, अब यहाँ पर अगर मेरा ये फिनिश गुड्स है तो कितना परसेंट कंप्लीट होगा? 100%। नॉर्मल लॉस कितना कंप्लीट होगा? 100%। नहीं भी लिखोगे चलेगा क्योंकि इसका तो हमें वैल्यूएशन करना ही नहीं होता है। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना परसेंट कंप्लीट है? वो क्वेश्चन बता दिया था, 75% कंप्लीट है। ठीक है। और एबनॉर्मल लॉस कितना? कुछ नहीं बताया, बता दिया था, बाकी 100%। तो ये हो जाएगा 100%। अब इक्विवेलेंट यूनिट निकालो तो 100 का 100%, 100, 800 का 75%, 600 होगा। क्योंकि पहले किया था तो मैंने वो याद देखा 600 है तो लिख दिया। तुम लोग कैलकुलेट करके देखो 600 ही होगा। 9,000 का 100% मतलब 9,000 होगा। तो इक्विवेलेंट यूनिट कितना हो जाएगा? 9,700। ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। ठीक है। तो यहां पर देखो कॉस्ट ऑलरेडी हम लोग वेटेड एवरेज कर रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे? टोटल कॉस्ट इनकट पूरा लिख लेंगे। तो कॉस्ट ऑलरेडी इनकट प्रीवियस ईयर का 1,10,000। ठीक है। प्लस कॉस्ट करेंट ईयर में कितना इनकट हुआ है? 19,30,000। ठीक है। वेटेड एवरेज कर रहे हैं ना, तो सारे कॉस्ट को मिक्सड अप करेंगे। हमें यहाँ पर अलग अलग करने का कोई जरूरत नहीं है कि 1,000 यूनिट पे कितना है क्या है। ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा हम लोग का 20,40,000। ठीक है। अब यहाँ से स्क्रैप लेस करेंगे जैसे करते हैं, तो स्क्रैप हो जाएगा 10 रुपीज करके 1,100 पे। वो तो सेम ही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 11,000। तो ये माइनस करने से हम लोग का कितना आ जाएगा? 20,29,000। ठीक है। तो ये हो गया टोटल प्रोसेस कॉस्ट। ये हम लोगों ने एवरेज करके निकाला। ठीक है। तो देखो जब हमारा वेटेड एवरेज होगा तब हमें प्रीवियस ईयर और इस ईयर का सारा कॉस्ट को मिला लेना है। लेकिन अगर मेरा फीफो है तो सबको मिलाना नहीं है, करेंट ईयर का अलग से कैलकुलेट होगा। ये देखो, और स्क्रैप करेंट ईयर वाले से ही लेस होगा क्योंकि ये करेंट ईयर का स्क्रैप बताया। और प्रीवियस ईयर का देखो अलग से कैलकुलेट होगा। प्रीवियस ईयर का ये वाला, और उसमें प्रीवियस ईयर वाला फुल कंप्लीट नहीं था तो करेंट ईयर कंप्लीट करने के लिए इतना खर्चा, तो ये अलग अलग दिखाना पड़ेगा। सारे डेटा को अलग अलग दिखाना पड़ेगा कि 400 यूनिट पे कितना खर्चा हुआ, प्रीवियसली कितना खर्चा हुआ और करंट ईयर में कितना हुआ। लेकिन जब हम लोग एवरेज मेथड करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि टोटल कितना अभी तक खर्चा हो चुका है। तो 20,29,000 रुपीज। ठीक है। अब निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, तो कैसे आ जाएगा? 20,29,000 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट यूनिट। तो इक्विवेलेंट यूनिट हम लोग का कितना है? 9,700 यूनिट। तो डिवाइड करके देख लो कितना आ रहा है। 209.17 ऐसे आ रहा है, 175। तो हम इसको 18 अप्रोक्सीमेटली कर लेते हैं। ठीक है।
अच्छा, अब हम लोग को नेक्स्ट क्या निकालना है? कॉस्ट पर यूनिट हो गया, अब हम लोग को निकालना पड़ेगा वैल्यूएशन। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। अच्छा, तो ये कैसे होगा? तो यहाँ पर भी सेम तरीके से लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट और रुपीस। ठीक है, तो देखो क्या क्या यूनिट हो जाएगा। एक हो जाएगा फिनिश गुड्स, एक हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस और एक हो जाएगा मेरा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। ठीक है, अच्छा वहां पर भी सेम था, देखो यहाँ पर भी सेम था हमारा फिनिश गुड्स, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, एबनॉर्मल लॉस, बट ये चीज यहाँ कैलकुलेट हुआ था फीफो में, जो कि उस मेथड में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है ये वाला, ठीक है, तो ये वाला तो हम लोग एवरेज कर रहे हैं, तो करंट ईयर के खर्चे के साथ ऐड कर दिया, तो फिर ये यहाँ पर नहीं आएगा। बाकी रहा, इसको अलग से कैलकुलेट करना नहीं है हमें, क्योंकि हम लोग एवरेज मेथड कर रहे हैं। तो ऐसा हम लोग नहीं मान रहे हैं कि जो हमारा फिनिश गुड्स है वो 1000 प्रीवियस ईयर से जा रहा है, 8000 करंट ईयर से जा रहा है, मिला के 9000 हो रहा है, ऐसा नहीं मान रहे। अगर ऐसा मानते हैं तो अलग से वैल्यूएशन करना पड़ेगा, क्योंकि वेटेड एवरेज में ऐसा नहीं मान रहे। तो हमें कौन कौन से डेटा का वैल्यूएशन करना है? सिंपल, जो हमें यहाँ पर दिखेगा, फिनिश गुड्स का, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का, एबनॉर्मल लॉस का। नॉर्मल लॉस का तो वैल्यूएशन होता नहीं है कि हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर इक्विवेलेंट यूनिट लिखते हैं, तो इक्विवेलेंट यूनिट फिनिश गुड्स का 9600 और 100, एबनॉर्मल लॉस का 100। तो 9100 और 600, और कॉस्ट पर यूनिट 209.18, 209.18, 209.18। तो 9000 इंटू 9000, तो ये आ जाएगा 1882577 डिवाइडेड बाय 9000 इंटू 100, 20918 divided by 100 into 600, 125505, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम और देख लेते, 2029,000 डिवाइडेड बाय 9700 इंटू 9000। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9000 इंटू 100। डिवाइडेड बाय 100 इंटू 600, 12505। तो ये हो जाएगा। तो वेटेड एवरेज से इस तरीके से होगा, और अगर हम लोग फीफो से करते हैं तो जैसा पहले वाला किया वैसा होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद 5th नंबर हो गया। 6th नंबर इंटर प्रोसेस था, वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये सब एमसीक्यू आ गया। अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर देखो हमें क्या बोला है, कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले इक्विवेलेंट यूनिट निकालने के लिए बोला है, फिर बोला है कन्वर्जन कॉस्ट निकालने के लिए। तो कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब वही कि प्रोडक्ट को बनाने का जो खर्चा, वही होता है ना कन्वर्जन कॉस्ट। तो यहाँ पर हमें कौन से मेथड से करना है, देखते हैं क्या बोला है। एन इंग्लिश विलो कंपनी हु मैन्युफैक्चर्स क्रिकेट बैट बाइज वुड एज इट्स डायरेक्ट मटेरियल। तो ये जो कंपनी है ये क्या बनाती है? क्रिकेट बैट बनाती है। ठीक है, क्रिकेट बैट बनाती है, और उसके लिए जो मटेरियल लगता है वो खरीदती है। ठीक है, वुड एज इट्स डायरेक्ट मटेरियल। द फॉर्मिंग डिपार्टमेंट प्रोसेस द क्रिकेट बैट। तो एक डिपार्टमेंट है कि रॉ मटेरियल खरीदता है, लकड़ी खरीदता है जिससे बैट बनेगा, दूसरा डिपार्टमेंट उसे प्रोसेस करके क्रिकेट बैट बनाता है। एंड क्रिकेट बैट्स आर देन ट्रांसफर टू फिनिशिंग डिपार्टमेंट वेयर द स्टिकर्स आर अप्लाइड। फिर फिनिशिंग डिपार्टमेंट में चला जाता है, फिर स्टिकर लग जाता है। ये सब पढ़ के पता चलेगा कि ये प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट लकड़ी खरीदता है, फिर वो खरीद के दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता है, जो उसको बैट का आकार देता है, फिर उसमें स्टिकर लगता है नेक्स्ट डिपार्टमेंट से।
द फॉर्मिंग डिपार्टमेंट बिगन मैन्युफैक्चरिंग, तो इन्होंने 10,000 यूनिट जो है इनिशियली बैट्स बनाए हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देयर कॉस्ट इज एज फॉलोज। तो पहली बार 10,000 यूनिट का 10,000 पीसेस इन्होंने बैट बनाया, जिस पे खर्चा हो गया मटेरियल का इतना, कन्वर्जन कॉस्ट इतना, और टोटल जो है ये ऐड करने से आएगा 50,000। तो कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब वही हो गया मटेरियल ओवरहेड वगैरह, ठीक है, सब मिला के यहाँ पर 50,000 का इन्होंने खर्चा कर लिया। टोटल ऑफ 8,000 क्रिकेट बैट्स वेयर कंप्लीटेड। तो 10,000 यूनिट बनाने का सोचा, जिसमें से 8,000 यूनिट कंप्लीट हुआ है एंड ट्रांसफर टू फिनिशिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि स्टिकर लगाना पड़ेगा, तो 8,000 कंप्लीट बैट्स को फिनिशिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया। बाकी बचे हुए कितने, 2,000, ठीक है। तो बाकी जो 2,000 है वो स्टील इन फॉर्मिंग प्रोसेस, तो वो सेकंड वाले, देखो 3 प्रोसेस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सेकंड वाला प्रोसेसिंग में बैट बनता है, थर्ड वाले में स्टिकर लगता है, फर्स्ट वाले में रॉ मटेरियल खरीदा जाता है। तो बाकी जो 2,000 यूनिट बचे हैं वो अभी तक क्या कर रहा है, अभी तक प्रोसेस में है एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है, मंथ के एंड में भी ये मतलब ये क्लोजिंग हो गया, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। ऑल ऑफ द फॉर्मिंग डिपार्टमेंट डायरेक्ट मटेरियल वेयर प्लेस्ड बट ऑन एवरेज ओनली 25% ऑफ द कन्वर्जन कॉस्ट वाज अप्लाइड टू द एंडिंग डब्ल्यूआईपी प्रोग्रेस इन्वेंट्री। मतलब देखो 8,000 बैट्स पूरे बन चुके हैं, तो ये हमारे फिनिश गुड्स बन गए, ठीक है। लेकिन 2,000 के बारे में क्या बोला है, अभी तक फॉर्मिंग प्रोसेस में पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है, बोल रहा है कि जो भी फॉर्मिंग डिपार्टमेंट में जितने भी ऑल ऑफ द फॉर्मिंग डिपार्टमेंट्स डायरेक्ट मटेरियल वेयर प्लेस्ड, मतलब डायरेक्ट मटेरियल का काम पूरा हो चुका है। मतलब ये 2,000 यूनिट्स जो बैट है वो मटेरियल के तरफ से अगर देखा जाए तो फुल्ली कंप्लीट है, बट ऑन एवरेज ओनली 25% ऑफ द कन्वर्जन कॉस्ट वाज अप्लाइड। बट वो फिनिश गुड्स क्यों नहीं बना, क्योंकि उसमें 25% कन्वर्जन कॉस्ट अप्लाई हुआ है, बाकी अप्लाई होना अभी बाकी है, होगा तो वो भी फिनिश गुड्स बनेगा, लेकिन अभी तो नहीं बना। तो इसीलिए ये एंडिंग डब्ल्यूआईपी बन के रह रहा है, मतलब ये क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी बन के रह रहा है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच कॉस्ट, ठीक है। हमें क्या बना के देना है, इक्विवेलेंट यूनिट बना के देना है, कन्वर्जन कॉस्ट ये सब तो दिया हुआ है, लेकिन बात ये है कि हम लोग इस क्वेश्चन को कौन से मेथड से करें। ना तो फीफो लिखा हुआ है, ना तो वेटेड एवरेज लिखा हुआ है, तो हमें कौन से मेथड से करना चाहिए। तो अब देखो एक चीज, हम लोग वेटेड एवरेज तभी अप्लाई कर सकते हैं या फीफो कब अप्लाई कर सकते हैं, वो हमें समझना चाहिए। तो देखो फीफो अप्लाई करने के लिए मेरे पास क्या डेटा होना चाहिए पता है, ओपनिंग अगर कुछ है, ठीक है, तो उसका, जैसे कि इसमें कुछ ओपनिंग है नहीं क्योंकि ये लोग पहली बार कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें तो कुछ ओपनिंग है नहीं हमारा। और तो ओपनिंग देख के तो पता नहीं चलेगा, देखो नहीं तो ओपनिंग देख के बता सकते हैं। अगर ओपनिंग, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, हम लोग फीफो से भी कर पाए, ठीक है, और वेटेड एवरेज मेथड से भी कर लिया, ये वाला क्वेश्चन हम लोग दोनों मेथड से कर पा रहे हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये वाला, इसमें हमें फीफो करना है कि वेटेड एवरेज, कुछ नहीं बोला है, क्या देख लेते हैं, नहीं कुछ नहीं बोला है। तो इसको हम लोग कौन से मेथड से कर सकते हैं, इसको, रुको एक सेकेंड, 10,000 यूनिट जो है टोटल बना है, 8,000 और ये 2,000, ठीक है। देखो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फीफो करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो देखो यहाँ पर एक ही बार इन हुआ है, मतलब 10,000 पहली बार ही है, इनिशियली है ना, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होगा, वही 10,000 से ही 8,000 जा रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम लोग इसको वेटेड एवरेज से ही कर देंगे, यहाँ पर फीफो करने का क्या जरूरत है, ठीक है, फीफो होगा भी नहीं। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, पहले ये निकालते हैं, पर्टिकुलर्स इनपुट यूनिट, पर्टिकुलर्स इक्विवेलेंट यूनिट। अब देखो यहाँ पर इक्विवेलेंट यूनिट पे हमें दो कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक हो जाएगा मटेरियल का, एक हो जाएगा कन्वर्जन कॉस्ट का, ठीक है। ये देखो मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। ऐसा इसीलिए क्योंकि देखो प्रीवियसली हमें कोई खर्चे का नाम नहीं बताया था, सिर्फ खर्चा बता दिया था, इस वजह से।
अब यहाँ पर एक ही यूनिट है, इंट्रोड्यूस्ड यूनिट, ठीक है। करेंटली कितना इनपुट दिया है हम लोगों ने, 10,000, ठीक है। उसका दो कंडीशन हुआ है, एक तो कंप्लीट बना है, कितना यूनिट कंप्लीट बना है हम लोग का, यहाँ एक आउटपुट बनना चाहिए था, कंप्लीट 8,000 यूनिट, ठीक है। और जो क्लोजिंग WIP में है वो कितना, 2,000 यूनिट, सिंपल, ठीक है। अब 8,000 यूनिट में मेटेरियल का खर्चा, 8,000 यूनिट हम लोग का पूरा कंप्लीट है, तो मेटेरियल के कॉस्ट के हिसाब से भी पूरा है, मतलब मेटेरियल का खर्चा भी इस पे पूरा पूरा हो चुका है 100%, कन्वर्जन कॉस्ट भी 100%, तभी तो वो कंप्लीट होगा। और जो WIP है उसमें बोला है कि मेटेरियल का खर्चा पूरा हो चुका है, बट जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो 25% हुआ है, तो ये 100% और ये मेरा 25%, ठीक है। अब इक्विवेलेंट यूनिट कैसे बनाएंगे, 8,000 का 100% 8,000, 8,000 का 100% 8,000, ठीक है। और यहाँ पर जो क्लोजिंग WIP है 2,000 का 100% 2,000 और 2,000 का 25% कितना हो जाएगा, 500, ठीक है। तो अब टोटल करते हैं तो ये हो जाएगा 10,000 मेटेरियल का और ये हो जाएगा 8,500। तो इक्विवेलेंट यूनिट हमारा दो नेचर का निकला, मेटेरियल के हिसाब से और यहाँ पर कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से इक्विवेलेंट यूनिट हम लोग का आ गया। अच्छा, अब हम लोग को क्या निकालना है, नेक्स्ट देखो, इक्विवेलेंट यूनिट निकल गया। देखो इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन फॉर ईच कॉस्ट, तो देखो फॉर मेटेरियल, फॉर कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। फिर कन्वर्जन कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट ये निकालेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, ठीक है। अब कॉस्ट निकालेंगे, जैसे वहां पे निकाला था यहाँ भी, बट यहाँ दो कॉस्ट निकलेगा, डायरेक्ट मटेरियल के लिए अलग और कन्वर्जन कॉस्ट के लिए। तो देखो डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट कितना है, कन्वर्जन का कॉस्ट कितना है, और इक्विवेलेंट यूनिट वो तो अभी हम लोगों ने निकाल ही लिया, ये 10,000 और ये 8,500। तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, ठीक है। तो ये हमें निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट कितना कितना है, तो ये देखो कॉस्ट हमें यहाँ पर दे दिया है 30,000 और 33 और 17,000, 33 और 17,000, ठीक है। 33,000 खर्चा करके 10,000 कंप्लीट यूनिट बना है, तो फिर कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कितना हो जाएगा, 3.30। और 17,000 रुपीज खर्चा करके 8,500 यूनिट कंप्लीट बना है। कन्वर्जन कॉस्ट के रेस्पेक्ट में 17,000 का खर्चा करके 8,500 यूनिट कंप्लीट बना है, तो 2 जो है वो हम लोग का कॉस्ट पर यूनिट निकल के आ गया, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर ईच यूनिट ये निकल गया, कन्वर्जन कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट बोला था, तो ये देखो कन्वर्जन कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट 2 हुआ है। ये रॉ मटेरियल वाला नहीं बोला था, फिर भी मैंने निकाल लिया, क्यों निकाला है, ताकि हम लोग वैल्यूएशन कर पाए, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट में हमें बोला है वैल्यूएशन करने के लिए, तो देखो क्या क्या चीजों का वैल्यूएशन करने बोला है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग WIP एंड फिनिश प्रोडक्ट, तो वही बच रहा है वैल्यूएशन करने के लिए, क्लोजिंग WIP और फिनिश प्रोडक्ट, इसका वैल्यूएशन करना है। तो कैसे करेंगे, इक्विवेलेंट यूनिट इनटू कॉस्ट पर यूनिट करके, तो यहाँ पर कर लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। पर्टिकुलर्स, अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉलम हो जाएगा आइटम इक्विवेलेंट यूनिट, क्लोजिंग WIP, ठीक है। इसमें क्या क्या खर्चा है, रॉ मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। फिनिश गुड्स में भी दो खर्चा है, रॉ मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। और इक्विवेलेंट यूनिट कितना कितना है, 8,000 और 2,000, 8,000 8,000 मटेरियल का दोनों ही 8,000, ओ सॉरी इक्विवेलेंट 8,000 और 2,000 और 8,000 और 500, ठीक है। 8,000 8,000 ठीक लिखा है, और ये हो जाएगा 2,000 और 500, 2,000 और 500, ये देख लो इक्विवेलेंट यूनिट। ये देखो 8,000 8,000 कंप्लीट वाला, और ये 2,000 और 500 लिख दिए। अब कॉस्ट पर यूनिट, तो कॉस्ट पर यूनिट में यहाँ पर
ये कन्वर्जन वाला 2 रुपए करके, और ये वाला 3.30। तो ये हो जाएगा 16,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये हो जाएगा 3.3 इंटू 8,000, 26,400। तो टोटल हो जाएगा 42,400। ये टोटल हो गया 42,400। और यहाँ पर भी ये हो जाएगा 1,000 रुपए, और 2,000 इंटू 3.3, तो ये हो जाएगा 6,600। तो ये हो जाएगा 7,600। ठीक है। तो हमें यहाँ पर दो अलग अलग कॉस्ट दिया हुआ था, इसीलिए हम लोगों ने दो अलग अलग करके निकाला। प्रीवियसली हमें ऐसा कोई ब्रेकअप, मतलब ऐसे करके कुछ अलग अलग बोला नहीं था नाम खर्चे का, ठीक है, डायरेक्ट हमें टोटल करके बता दिया था। यहाँ बताया कि मेटेरियल का इतना, तो इसीलिए हम लोगों ने इक्विवेलेंट यूनिट निकाला फॉर ईच कॉस्ट, जैसे बोला था कन्वर्जन कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, यानी ये सिर्फ 2 निकालने बोला था, बट मैंने मेटेरियल वाला भी क्यों निकाला, नहीं तो हम लोग वैल्यूएशन कैसे करते, जैसे कि हमें बोला कि वैल्यूएशन करो, बोलो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का कॉस्ट कितना है, फिनिश प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है, तो कॉस्ट मतलब तो सारा खर्चा आ जाएगा, तो रॉ मेटेरियल भी आएगा, कन्वर्जन कॉस्ट भी आएगा। तो 2 निकालेंगे, अगर ये नहीं निकालेंगे 3.30, तो फिर आगे का कैलकुलेशन नहीं हो पाता, तो वो भी निकाल लिया इस वजह से। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला है देखो, हिल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड यूजेस प्रोसेस कॉस्टिंग टू मैन्युफैक्चर वाटर डेंसिटी सेंसर फॉर हाइड्रो सेक्टर। ठीक है, तो इन्होंने कुछ प्रोसेस किया है, ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड ये फॉलो करते हैं, और ये क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, वाटर डेंसिटी सेंसर फॉर हाइड्रो सेक्टर। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू ऑपरेशंस फॉर द मंथ ऑफ मई। तो मई में ये सब डेटा दिया हुआ है। बिगिनिंग डब्ल्यूआईपी 16,000, started in production during May 1 lakh, completed production during May 92,000, ending जो है वो, मतलब ये closing WIP, ये opening WIP, ठीक है, ये जो है इस बार का फ्रेश प्रोडक्शन स्टार्ट, और उसमें से कंप्लीट हुआ 92,000, क्लोजिंग में रह गया इतना, ये हमें पढ़ के पता चल रहा है। आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है द बिगिनिंग WIP वॉज 60% कंप्लीटेड, मतलब ये 60% कंप्लीट है फॉर मेटेरियल एंड 20% फॉर कन्वर्जन कॉस्ट। अच्छा, तो ये मेटेरियल के नाम पे 60% कंप्लीट था, और ये कन्वर्जन कॉस्ट के नाम पे 20% कंप्लीट था, मतलब करेंट ईयर पे इस पे 40% और इस पे 80% काम करना पड़ेगा। द एंडिंग इन्वेंट्री वॉज 90% कंप्लीट, और ये वाला इस साल 90% कंप्लीट है, तो हमें करेंट ईयर का चाहिए, तो इसीलिए करेंट ईयर का ऐसे निकलेगा ओपनिंग वाले के केस में, इसमें डायरेक्ट जो बोला है वही करेंट ईयर का है, 90% कंप्लीट फॉर मेटेरियल एंड 40% फॉर कन्वर्जन कॉस्ट, और 40% कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से कंप्लीट है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। कॉस्ट पर्टेनिंग टू द मंथ ऑफ मे आर एज फॉलोज, और मई में क्या क्या, मई महीने में क्या क्या खर्चा हुआ है वो दे दिया है। मेटेरियल के नाम पे इतना, डायरेक्ट लेबर फैक्ट्री ओवरहेड इतना, कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग मे आर मेटेरियल यूज्ड। अच्छा, बिगिनिंग इन्वेंट्री, अच्छा बिगिनिंग इन्वेंट्री में क्या क्या खर्चा है, मतलब ये जो प्रीवियस ईयर का दिख रहा है ना, ये वाला, इस पे कितने कितने रुपए का खर्चा हुआ है, तो इस पे परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस बता दिया है कि 60% कंप्लीट हुआ था मेटेरियल के नाम पे, 20% कन्वर्जन कॉस्ट के नाम पे। और इस मंथ में उस बिगिनिंग इन्वेंट्री को कंप्लीट करने के लिए मेटेरियल का इतना और खर्चा करना पड़ा, डायरेक्ट लेबर का इतना करना पड़ा, फैक्ट्री ओवरहेड इतना करना पड़ा, और जो करंट कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग में आर मेटेरियल यूज, ठीक है, मतलब जो करंट इनपुट दिया गया उस पे कितना कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ, 4,79,000, डायरेक्ट लेबर का इतना, फैक्ट्री ओवरहेड इतना। मतलब देखो, ये मई के महीने का ही खर्चा बता रहा है, मई मतलब करंट मंथ, ठीक है। तो करंट मंथ में दो खर्चा क्यों बताया है, एक तो हमारे ओपनिंग जो इन्वेंट्री है, ओपनिंग WIP है, उसको कंप्लीट करने का खर्चा, और करेंटली जो इनपुट यूनिट बना है, ठीक है, जो इनपुट यूनिट दिया गया था उससे जो भी बना है, लाइक ये 1 लाख का जो प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ था उस पे कितना खर्चा हुआ है वो दे दिया है। तो 3 सेक्टर में खर्चा डिवाइड है, मेटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। हमें बोला है फीफो फॉलो करना है, क्वेश्चन खुद बता रहा है कि फीफो फॉलो करो, तुम लोग फीफो फॉलो करेंगे।
इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन फॉर मेटेरियल, तो पहले इक्विवेलेंट यूनिट निकालेंगे, सिर्फ यहाँ पर मेटेरियल का निकालने बोला है, फिर बोला है कॉस्ट पर यूनिट फॉर कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है, और हमें कॉस्ट पर यूनिट निकालना है सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट का, ये दो ही चीज निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर निकालते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, फीफो करने बोला है, ठीक है। अच्छा ये पेज खत्म हो, तो स्ट्रक्चर बनाओ, पर्टिकुलर्स, इनपुट, पर्टिकुलर्स, आउटपुट, इक्विवेलेंट यूनिट, ठीक है। हम लोग को सिर्फ मेटेरियल का निकालने के लिए बोला है, लेकिन हम दोनों ही निकाल के दिखा देते हैं, मेटेरियल और यहाँ पर लिख देते हैं कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। तो मेटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज यूनिट, परसेंटेज यूनिट, हम नॉलेज के लिए दोनों ही निकाल के दिखा देते, ठीक है। हमें फीफो करने बोला है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा इनपुट यूनिट कितना कितना है, तो बताओ इनपुट यूनिट कितना होगा, ये 16,000 होगा और ये नीचे का 1 लाख होगा, ठीक है। और ये तो 1 लाख में से क्या कंडीशन है वो दिया हुआ है, तो 16,000 और 1 लाख इनपुट में लिखेंगे, 16,000 और इधर लिख देंगे 1 लाख, ठीक है। अब 16,000 मेरा क्या था, ओपनिंग WIP था, और ये 1 लाख मेरा क्या था, फ्रेश इनपुट था। अच्छा अब इस ये 16,000 पूरा क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं कंप्लीटेड ओपनिंग WIP से, ओपनिंग WIP से कितना कंप्लीट हो जाएगा, 16,000, और ये जो 1 लाख है इसका दो कंडीशन हुआ है, यहाँ पर क्लियरली दे दिया है, 92,000 कंप्लीट और 24,000 क्लोजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले क्लोजिंग वाला लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ लिखते हैं क्लोजिंग WIP, ये मेरा है 24,000, ठीक है। और मुझे बोला है कि मेरा कंप्लीटेड है 92,000, ठीक है। अब हम लोग फीफो कर रहे हैं, तो मेरा जो कंप्लीटेड यूनिट होगा वो हम नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो फीफो करने पे हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस। तो ये जो कंप्लीटेड यूनिट जाएगा ये कैसे जाएगा, अगर प्रीवियस कोई इनपुट दिया था उसका पूरा आ जाएगा, फिर जो बैलेंस होगा वो फ्रेश वाले से लेंगे, तब ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो होगा। तो ये 92,000 का ब्रेकअप बताओ कि यहाँ पर फ्रेश यूनिट से कितना जाएगा और ओपनिंग वाले से कितना जा सकता है। ये जो 92,000 है ये मेरा कंप्लीट होके नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा, ये कंप्लीटेड है ना, तो ये हम लोग फीफो कर रहे हैं, जैसे आज हम लोग पहला वाला क्वेश्चन के फीफो का, तो अगर हम लोग फीफो कर रहे हैं तो फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो इनपुट तो ये दोनों है जिसमें से फर्स्ट ये है सेकंड ये है, तो अगर फिनिश गुड्स बना है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले इसमें से होगा फिर इसमें से होगा। तो बोलो ये 92,000 का दो ब्रेकअप बताओ कि ओपनिंग WIP से कितना, 16, हाँ, और बाकी फ्रेश से फिर कितना हो जाएगा, बाकी बचा हुआ तो 72, 72 2, हो रहा है, 72,000, 76 नहीं हो रहा है, 76 हो रहा है ना, 76, हाँ 76, 76, ठीक है। तो वही हम लोग जब फीफो करेंगे तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो कंप्लीटेड में देखो ये वाला 16,000 ये हम लोग का आउटपुट के हिसाब से जाएगा, क्लोजिंग में ये रह जाएगा, और हम लोगों का देखो, और हम लोग का यहाँ पर फिर से हम लिख सकते हैं ऐसे कंप्लीटेड यूनिट, लेकिन इस बार फ्रेश वाले से, ठीक है। फ्रेश वाले से कितना जाएगा, 76,000, कैसे करके आया, टोटल हम लोग का कितना था 92,000, उसमें से 16,000 पहले से चला गया, ठीक है। तो बाकी यहां से जाएगा। अब परसेंटेज लिखेंगे, तो परसेंटेज जैसा हमें क्वेश्चन बोलेगा वैसा लिख लेंगे, जैसे कि देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर बोला है बिगिनिंग WIP was 60% कंप्लीटेड फॉर मटेरियल एंड 20% फॉर कन्वर्जन कॉस्ट, तो ये इतना हो चुका था, तो करेंटली फिर कितना इस पे वर्क हुआ है, क्योंकि देखो बिगिनिंग WIP was मतलब ऑलरेडी कंप्लीटेड है 60% एंड 20%, तो अभी इस साल कितना होगा 40% और बोलो 40% और
ये अगर पहले से 20% कंप्लीटेड था तो और कितना कंप्लीट कर रहा है, इस साल कितना खर्चा होगा, कितना परसेंटेज कंप्लीट करना पड़ेगा? 80। 80%, ठीक है, ये 80% हो जाएगा। अच्छा, फ्रेश तो हमेशा 100%, फ्रेश बोल रहे हैं, हमेशा कंप्लीटेड यूनिट 100% ही होगा। अब सोचोगे तो ये भी तो कंप्लीटेड है, इस पे 100% क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये ऑलरेडी इस पे वर्क पहली बार हो चुका था 60%, तो मेटेरियल पे अब 40% होगा, कन्वर्जन पे 20% हो चुका था, तो अब 80% होगा। ये फ्रेश वाला जो है ये पूरा ही इस साल 100% करके कंप्लीटेड है। और क्लोजिंग वाला ये क्वेश्चन हमें बताएगा, क्लोजिंग 90% मेटेरियल और 40% कन्वर्जन कॉस्ट, तो ये 90% और ये 40% हो जाएगा। अब ऐसा मत सोचो कि ये डायरेक्ट लिख लिया, ये माइनस करके लिखा, क्योंकि हम लोग करंट ईयर कितना परसेंट कंप्लीट कर रहे हैं वो लिख रहे हैं। तो करंट ईयर में इतना 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 परसेंट प्रीवियसली जो हो गया था तो बचा हुआ करंट ईयर में आएगा, दैट्स वाई यहाँ पर माइनस करके जा रहा है, ठीक है। अब इक्विवेलेंट यूनिट कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई करके, तो 16,000 का 40% कितना हो जाएगा बताओ, तब तक 100% वाला लिख रहे हैं। 16,000 का 40% और 16,000 का 80%, बताओ। 6400। और 80% फिर इसका डबल हो जाएगा, 12,008। अच्छा, और 90% मतलब 24,000 का 90%, 21,600, और 40% मतलब 9,600, ठीक है। अब इक्विवेलेंट यूनिट का टोटल कर लेते हैं, टोटल करके बताओ कितना कितना आ रहा है। इधर भी हम तब तक इधर का टोटल। अच्छा, इसमें कोई लॉस या गेन नहीं आया है, ठीक है, वो हमें चेक कर लेना चाहिए था। ये देखो 1,16,000 टोटल, ठीक है, उसमें से 16,000 माइनस इधर का बैलेंस करेंगे तो पता चल जाएगा 76,000, तो ये बच रहा है 24,000, ठीक है। तो पूरा इक्वल हो गया, इनपुट आउटपुट बराबर, ना तो कोई लॉस ना तो कोई गेन, मतलब एबनॉर्मल लॉस गेन कुछ भी नहीं है। अब ये दोनों का टोटल बता दो कितना आ रहा है। 1,04,000। 1,04,000 शायद, मेरे हिसाब से 98,400। 98,400। अच्छा, ये 1,000 होगा तो। यस मैम। ठीक है, हो गया। हम लोग को ये निकालने के लिए बोला था सिर्फ मटेरियल का, बट हम लोगों ने दोनों निकाल लिया। अच्छा, इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल। अब कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट फॉर कन्वर्जन कॉस्ट हमें निकालना है, कॉस्ट पर यूनिट, वो भी सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट का, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, ठीक है। जो निकालने बोला है वही निकाल रहे। देखो हमें क्या निकालने बोला है कि कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, लेकिन सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट का निकालना है, ठीक है। तो हमें कॉस्ट पर यूनिट निकालना है इक्विवेलेंट यूनिट के हिसाब से, बट हम दोनों निकाल देंगे क्योंकि मैंने दोनों किया है, ठीक है। तो या फिर सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट का भी निकाल के दिखा सकते हैं। तो कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या खर्चा आ रहा है देखो, कन्वर्जन कॉस्ट का ही निकाल के दिखाते हैं। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट फॉर कन्वर्जन कॉस्ट, ये सिर्फ निकाल लेते हैं, जब ये बोला है तो पूरा निकाल के करेंगे। अच्छा, कन्वर्जन कॉस्ट मतलब क्या क्या इंक्लूड होता है? मटेरियल के अलावा बाकी सारा खर्चा होता है, ठीक है, ये बेसिक्स में हम लोग पढ़े थे। तो कन्वर्जन कॉस्ट के नाम पे हमारे पास है, देखो, लेबर का खर्चा, फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा, ठीक है, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो डायरेक्ट लेबर दो खर्चा है कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से, एक है लेबर का खर्चा, एक है फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा, ठीक है। तो हम लोग कर रहे हैं फीफो मेथड। तो फीफो मेथड में हमें देखना है कि लेबर और ये खर्चा कितना हो रहा है। तो बिगिनिंग में कितना हुआ था? 30,120 और 12,720,
तो टोटल करते हैं। अच्छा, ये लेबर के साथ लेबर का टोटल होना चाहिए और इसके साथ इसका टोटल होना चाहिए। ठीक है, तो ये करेंट ईयर में हम लोग का 1,82,880, पहले ये लिख लेते हैं 1,82,880 और 3,91,160, 3,91,160 और 1,82,880। ठीक है, इक्विवेलेंट यूनिट 98,400 कन्वर्जन कॉस्ट, तो 98,400, यहाँ पर भी 98,400। और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कैसे निकालेंगे? डिवाइड करके 1,82,880 डिवाइडेड बाय 98,400, और यहाँ पर भी हो जाएगा 3,91,160 डिवाइडेड बाय 98,400। तो डिवाइड करने से कितना आता है? 1,82,880 डिवाइडेड बाय 98,400, 1.85 अप्रोक्सीमेटली, 8586 होगा, 86 अप्रोक्स कर दो। और 3,91,160, हम और यूनिट वगैरह नहीं लिख रहे, तुम लोग को एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3.97 होगा, गलत हो गया है। 3,91,160 डिवाइडेड बाई 98400 होगा, 98400, इसी वजह से गलत आ रहा है। 3.975 मतलब 98 अप्रोक्सीमेटली हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर हम लोग फीफो कर रहे थे ना, तो हम लोगों को क्या कैसे निकालना है? हमें निकालना है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट फॉर कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट देखो, ये रहा कन्वर्जन कॉस्ट, इसका जो इक्विवेलेंट यूनिट है उसका हमें इक्विवेलेंट यूनिट के हिसाब से कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। तो कन्वर्जन कॉस्ट हमारे लिए, उसमें दो कॉस्ट है, लेबर वाला है और जो है ओवरहेड वाला है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब ही यहाँ पर लेबर एंड ओवरहेड, लेबर एंड ओवरहेड। ठीक है, तो यूनिट तो यही वाला होगा, इसीलिए इक्विवेलेंट यूनिट में इतना लिखा है। अब कॉस्ट कौन सा आएगा? क्योंकि हम लोग फीफो कर रहे हैं, तो देखो इसके पहले जब हम लोगों ने फीफो मेथड किया तो समझो कैसे। देखो यहाँ पर जब हम लोगों ने फीफो मेथड किया पहले वाले क्वेश्चन में, तो हम लोगों को जब बोला था कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालो, तो हमें क्या करना था? करंट ईयर का जो कॉस्ट था वो लिया, ठीक है, स्क्रैप था तो लेस किया, फिर उसको इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड किया। ठीक है, यहाँ पर भी देखो करंट ईयर का जो कॉस्ट है वो हमें लेना पड़ेगा। अब तुम लोग बोलोगे ये भी तो करंट ईयर का कॉस्ट है, मई का, ऑब्वियसली, लेकिन ये हमारे ओपनिंग WIP का कॉस्ट है। ठीक है, तो फीफो में हमें जो है ओपनिंग WIP को अलग से कैलकुलेट करना होता है। ये देखो अलग से हम लोग निकालते हैं, उसको हम लोग करंट ईयर का कॉस्ट अलग निकालते हैं, करंट ईयर का कॉस्ट पर यूनिट, और प्रीवियस ईयर का कोई यूनिट है तो उसका अलग निकालते हैं। ठीक है, इस तरीके से निकाला जाता है। लेकिन जैसे कि वेटेड एवरेज किया तो उसमें देखो दोनों कॉस्ट को मिला के फिर इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड किया। तो फीफो में हमें करंट ईयर का जो यूनिट है उस पे जो करंट कॉस्ट लगा है वो कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, और ओपनिंग का अलग से करेंगे अगर हमें करने के लिए बोला जाता तो, बट इस क्वेश्चन में उतना कुछ बोला नहीं, बस इतना ही बोला है कि कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो इक्विवेलेंट यूनिट के हिसाब से निकाल के दिखा दो। ठीक है, तो मैंने वही उतना तक ही करके दिखा दिया। अच्छा, अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखवा देते हैं, देखो कि कब हमें WIP फॉलो करना चाहिए और कब हमें फिनिश गुड्स, सॉरी, फीफो फॉलो करना चाहिए। अगर मेरा ओपनिंग WIP का परसेंटेज ब्रेकअप दिया हुआ है, ठीक है, परसेंटेज ब्रेकअप मान लो नहीं दिया हुआ है, नो, ठीक है, तो फीफो कांट बी अप्लाइड लिखो, हम समझा देंगे क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हैं। और अगर अमाउंट ब्रेकअप दिया हुआ है, यस है, तो वेटेड एवरेज मेथड भी हो सकता है। अगर अमाउंट ब्रेकअप नहीं दिया हुआ है तो फीफो भी हो सकता है। ठीक है, देखो अगर हमें ओपनिंग WIP का परसेंटेज ब्रेकअप दिया हुआ है, मतलब ओपनिंग WIP के नाम पे कितना कितना परसेंट कंप्लीट है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, ये देखो अभी जो किया
ओपनिंग WIP 60% कंप्लीट, 20% कंप्लीट, इस तरीके से दिया हुआ है। तो अगर परसेंटेज ब्रेकअप नहीं दिया हुआ है तो फीफो अप्लाई नहीं होगा, अगर परसेंटेज ब्रेकअप दिया हुआ है तो ही फीफो अप्लाई होगा। अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने फीफो से किया, इसीलिए किया क्योंकि ओपनिंग WIP का हमें परसेंटेज ब्रेकअप गिवन था। और अमाउंट ब्रेकअप का अगर बात करें, अमाउंट ब्रेकअप का मतलब कितने कितने रुपए का खर्चा हम लोगों ने किया है। ये देखो जैसे कि ये वाला 27,600, ये अमाउंट ब्रेकअप है। अगर अमाउंट ब्रेकअप हमें दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तो वेटेड एवरेज मेथड अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं दिया हुआ है तो फीफो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब देखो, अगर परसेंटेज ब्रेकअप है तो नहीं है तो फीफो कभी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर अमाउंट ब्रेकअप नहीं है तो फीफो, देखो फीफो अप्लाई होने में ना प्रॉब्लम है, कहीं हो सकता है कहीं नहीं हो सकता है, लेकिन वेटेड एवरेज हमारा आराम से अप्लाई हो जाता है। तो अगर अमाउंट ब्रेकअप है तो वेटेड एवरेज मेथड करो, अगर अमाउंट ब्रेकअप नहीं है, ठीक है, तो फीफो अप्लाई करना चाहिए, फीफो अप्लाई करेंगे। और अगर ओपनिंग WIP का परसेंटेज ब्रेकअप नहीं है तो फीफो कभी भी अप्लाई नहीं हो सकता है, ठीक है। ये देखो ओपनिंग WIP का परसेंटेज ब्रेकअप, जैसे इसके जो हमारा आज का पहला वाला क्वेश्चन था, ठीक है, तो उसमें देखो हमें अमाउंट ब्रेकअप भी था, परसेंटेज ब्रेकअप भी था। ये देखो परसेंटेज ब्रेकअप था ना कि हमारा ये ओपनिंग WIP कैसे कैसे कंप्लीट है नहीं है, तो फीफो अप्लाई हो गया। और WIP तो हो ही सकता है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं। WIP बोल रहे हैं, वेटेड एवरेज मेथड जो है वो तो हमारा आराम से अप्लाई हो सकता है। और इलास्ट्रेशन 4 में हमारा अमाउंट ब्रेकअप भी था, इसीलिए वो क्वेश्चन फीफो से भी हो गया, वो क्वेश्चन वेटेड एवरेज मेथड से भी हो गया। लेकिन बाई चांस अगर अमाउंट परसेंटेज ब्रेकअप नहीं हुआ ओपनिंग WIP का तो फीफो हम लोग उस पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी देखो शायद इस क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, 3rd नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या बोला है। देखो बोल रहा है कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। प्रोसेस 1 का डिटेल्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रोडक्शन रिकॉर्ड यूनिट्स इन प्रोसेस एज ऑन फर्स्ट फेब। फर्स्ट फेब में ऑल मटेरियल यूज्ड, सारे मटेरियल का खर्चा हो चुका है, यूज्ड मतलब सारा मटेरियल का जो भी यूज करना है वो हो चुका है, 25% कंप्लीट फॉर लेबर एंड ओवरहेड। तो ये फर्स्ट फेब का डेटा दिया हुआ है, तो ये हम लोग का ओपनिंग बोल सकते हैं। न्यू यूनिट इंट्रोड्यूस्ड इतना, मतलब ये ओपनिंग WIP है, ठीक है। न्यू यूनिट इतना इंट्रोड्यूस, इसमें से यूनिट कंप्लीटेड 14,000, यूनिट इन प्रोसेस एज ऑन 28th ऑफ फेब। तो इसका मतलब ये फेब मंथ का डेटा है, देखो मंथ ऑफ फेब बोला है, तो ये मेरा क्लोजिंग WIP हो जाएगा। तो क्लोजिंग WIP इतना यूनिट है जिसमें से इतना परसेंट मेटेरियल, ऑल मेटेरियल 100% कंप्लीट है, और जो 33 एंड 1/3% लेबर और ओवरहेड का कंप्लीट हुआ है। कॉस्ट रिकॉर्ड बोला है WIP एज ऑन फर्स्ट फेब। अब देखो जो मैंने लिखवाया वो समझ में आएगा। WIP फर्स्ट फेब का हमें देखो अमाउंट ब्रेकअप दिया हुआ है कि जो ये फर्स्ट फेब का 4,000 है जिसमें सारे मटेरियल का खर्चा हो चुका था, लेबर ओवरहेड 25% कंप्लीट हुआ था, तो सारे मटेरियल का खर्चा का अमाउंट बता रखा है इतना, और ये जो 25% कंप्लीट है उसका खर्चा इतना बता रखा है। मतलब हमें यहाँ पर क्या दिया है, अमाउंट ब्रेकअप दिया है। देखो हमें यहाँ पर क्या दिया है, अमाउंट ब्रेकअप दिया है, ये देखो अमाउंट ब्रेकअप दिया है, ठीक है। तो हम लोग वेटेड एवरेज मेथड लगा सकते हैं, और अमाउंट ब्रेकअप में नो तो है नहीं, यस ही है, तो हम लोग वेटेड एवरेज मेथड आराम से लगा सकते हैं। और हमें ओपनिंग WIP का परसेंटेज ब्रेकअप भी दिया है तो हम लोग फीफो भी लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। नहीं दिया ऐसा नहीं, ये देखो परसेंटेज ब्रेकअप दिया 25% और ये 100%। फिर बोल रहा है यहाँ पर कि प्रिज्यूमिंग दैट एवरेज मेथड ऑफ इन्वेंट्री इज यूज्ड, तो हमें यहाँ पर बता दिया एवरेज मेथड यूज करो। बाकी हम लोग ये क्वेश्चन फीफो से भी कर सकते हैं अगर चाहे तो करना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अगर कुछ बोलेगा तो देन फॉलो द क्वेश्चन। तो क्या क्या निकालने के लिए बोला है, सबसे पहले बोला है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ठीक है, जो कि हम लोग वेटेड एवरेज मेथड से करेंगे। पर्टिकुलर्स, इनपुट, पर्टिकुलर्स, आउटपुट, मेटेरियल, खर्चा 3 है, मेटेरियल है, लेबर है और ओवरहेड है। इक्विवेलेंट यूनिट, परसेंटेज यूनिट, परसेंटेज यूनिट, परसेंटेज यूनिट। अच्छा हमें बोला है एवरेज मेथड से करने के लिए, ठीक है।
तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हमारे पास इनपुट कितना कितना है। इनपुट एक है हमारा 4000 और एक है 16000। तो ये देखो इनपुट में लिखेंगे 4000 और यहाँ पर लिख देंगे 16000। अब ये 4000 क्या था, ओपनिंग WIP, और ये क्या था, फ्रेश इनपुट। ठीक है, अब ये क्वांटिटी लिख दिया। अब इसका मतलब जो कंडीशन है वो क्या हुआ है, तो बोल रहा है कि 4000 यूनिट हम लोग का क्या हो जाएगा, कंप्लीट। चाहे फीफो करे चाहे वेटेड एवरेज, जो प्रीवियस वाला है वो तो कंप्लीट होगा ही होगा। ठीक है, तो 4000 यूनिट कंप्लीट, और ये जो 16000 हम लोगों ने फ्रेशली दिया है उसमें से 14000 कंप्लीट और 6000 जो है वो हम लोग का क्लोजिंग WIP में। तो ये 16000 से क्या हुआ है, 16000 में हम लोग का यहाँ पर क्लोजिंग WIP में कितना जा रहा है, क्लोजिंग WIP में जा रहा है 6000। ठीक है, और ये तो हमारा फीफो नहीं हो रहा है, मतलब ये टोटल 20000 में हमें सोचना है। तो 20000 में से अगर 6000 मेरा क्लोजिंग WIP में जा रहा है तो मेरा कंप्लीटेड यूनिट में कितना जाना चाहिए, 14000। क्वेश्चन में भी 14000 बोला यूनिट कंप्लीटेड, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सीधा सीधा 14000। ठीक है, तो ये जो कंप्लीटेड है ये हम लोग का ओपनिंग WIP से भी है, फ्रेश वाले से भी है, दोनों मिला के हम लोग का 14000 हो रहा है। ठीक है, अब इसमें कोई एबनॉर्मल लॉस या गेन कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि सीधा बात है 4000 और 16000, क्योंकि वेटेड एवरेज है तो टोटल करो 20000, क्लोजिंग में 6000, और जो आउटपुट बन रहा है कंप्लीटेड वो है 14000। अब कंप्लीटेड जो 14000 है उसका दो कहां से, ये ओपनिंग और फ्रेश दोनों मिला के है। ठीक है, इसमें कोई बाइफर्केशन करने का जरूरत नहीं होता है जैसे हम लोग फीफो में करते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट, अब कंप्लीट मेरा 100% ही कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 14000, ये भी हो जाएगा 14000, ये भी हो जाएगा 14000। अब क्लोजिंग वाला कितना कंप्लीट है, क्लोजिंग जो है, क्लोजिंग WIP यहाँ पर बोला है ऑल मेटेरियल यूज्ड, मतलब मेटेरियल के नाम पे 100% कंप्लीट है तो 6000 हो जाएगा। और ये जो है 33 एंड 1/3% फॉर लेबर एंड ओवर इट, तो 33 एंड 1/3%, 33 एंड 1/3%, 33 एंड 1/3 मतलब 1/3 होता है 6000 का 1/3 हो जाएगा 2000। ठीक है, तो टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 20000, टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 16000, टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 16000। तो इक्विवेलेंट यूनिट निकल गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का बन गया, पहला आंसर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट। फिर बोला स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट फॉर ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट मेटेरियल लेबर ओवरहेड सभी का हमें कॉस्ट निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट फॉर ईच एलिमेंट। ठीक है, तो कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा, पर्टिकुलर्स, मेटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ठीक है, और यहाँ पर टोटल। हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसे कर लिए, तुम लोग चाहो तो ये साइड बाय साइड भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो हम लोग वेटेड एवरेज करें तो सारे कॉस्ट को हमें मिक्सड अप कर देना है। ठीक है, कुछ भी अलग अलग नहीं दिखाना है। जैसे कि टोटल मटेरियल का खर्चा हमें लिखना पड़ेगा, तो मटेरियल का टोटल खर्चा कितना है, ये देखो WIP में 6000। ठीक है, और ड्यूरिंग द मंथ हुआ है 25600, तो मटेरियल का टोटल खर्चा हो जाएगा 31600। तो ये हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये देखो मटेरियल का खर्चा 6000 और 25600 हुआ है, तो टोटल हुआ है 31600। अब ये लिखेंगे कैसे, जैसे ये 6000 खर्चा कब हुआ है, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP ऑलरेडी इनकट, ऑलरेडी इनकट, और ये वाला जो है करेंट ईयर, कॉस्ट ड्यूरिंग करेंट ईयर। ठीक है, तो ये हो गया टोटल कॉस्ट। लेबर का भी देखो, प्रीवियसली है हम लोग का 1000 और 15000, तो ये हो जाएगा 16000, और ओवरहेड का 1000 और 15000, ये भी उतना ही, तो टोटल निकाल लिया 16,000। ठीक है, अब ये अगर टोटल करेंगे तो हम लोग का यहाँ पर टोटल का जरूरत नहीं, छोड़ो। अब हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट यूनिट, इसके नीचे नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट यूनिट, तो मेटेरियल का इक्विवेलेंट यूनिट ये देखो 20,000, 16,000, 16,000। तो कॉस्ट पर यूनिट
डिवाइड करने से आ जाएगा। तो 16,000 बाई 16,000, 1 रुपया। 16,000 बाई 16,000, 1 रुपया। 31,600 डिवाइडेड बाई 20,000, 1.58। ठीक है, तो कॉस्ट पर यूनिट हम लोगों ने निकाल लिया फॉर ईच एलिमेंट। स्टेटमेंट ऑफ शोइंग कॉस्ट फॉर ईच एलिमेंट। अब स्टेटमेंट ऑफ एपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट। एपोर्शन मतलब कितना कितना कॉस्ट सबका होगा, या वैल्यूएशन, या फिर बोल सकते हैं एस्टिमेशन, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमें कॉस्ट को एपोर्शन करना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ एपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट। पर्टिकुलर्स, टाइप या आइटम जो चाहो लिख सकते हो, या पर्टिकुलर्स तो ऑलरेडी लिखा है, चाहो तो और एक बार पर्टिकुलर्स भी लिखा जा सकता है। कॉस्ट पर यूनिट, इक्विवेलेंट यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो हमें क्या क्या चीजों का कॉस्ट निकालना पड़ेगा, फिनिश गुड्स का और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं फिनिश गुड्स और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। ठीक है, अब क्या क्या खर्चा कर रहे हैं हम लोग, मेटेरियल, लेबर और ओवरहेड। ठीक है, यहाँ भी वही मेटेरियल, लेबर और ओवरहेड। अब मेटेरियल का कितना है, कॉस्ट पर यूनिट 1.58, और बाकी दोनों 1-1 रुपए करके। यहाँ भी वही सेम 1.58, 1 करके इक्विवेलेंट यूनिट लिखेंगे। अब देखते हैं कंप्लीटेड में मेटेरियल है 14,000, 14,000, 14,000, कंप्लीटेड वाला सभी 14,000 हो जाएगा, तो 14,000, 14,000, 14,000। तो कॉस्ट कितना आ जाएगा, 14,000 इंटू 14,000, फिर ये भी 14,000, और 14,000 इंटू 1.58 वो देख लेना पड़ेगा कितना हो रहा है। तो 22,120, 22,120 प्लस 28,000, तो टोटल भी निकल जाएगा साथ ही साथ, तो ये हो जाएगा 50,120। अच्छा, अब यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ इक्विवेलेंट यूनिट क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का था 6,000, 2,000, 2,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 6,000, 2,000 एंड 2,000, तो 2,000 इंटू 1 2,000, फिर ये 2,000, और 6,000 इंटू 1.58, तो ये हो जाएगा 9,480 प्लस 4,000, टोटल बन गया मेरा 13,480। ठीक है, 13,480। अब इस बार हमें प्रोसेस अकाउंट भी बनाने के लिए बोला है, तो देखो कैसे बनेगा। प्रोसेस जैसे बनता था वैसे ही बनेगा। ठीक है, और ये बनेगा तो तुम लोग समझ भी जाओगे कि ये कैसे करके हो रहा है, बस इसका प्रेजेंटेशन अलग है, बाकी सेम चीज ही हम लोग कर रहे हैं। पर्टिकुलर्स, यूनिट और अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट और अमाउंट। देखो सबसे पहले टू ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का यूनिट कितना है, तो देखो इनपुट यूनिट, तो ऐसे देखो यहां से ही कर सकते हैं। ये देखो 4,000, और ये फ्रेश वाला 16,000, तो इधर लिखेंगे 4,000। ठीक है, और ये लिखेंगे 16, तो 16,000 जो फ्रेश इनपुट दिया है, तो इसको हम लोग मेटेरियल बोल सकते हैं या फ्रेश इनपुट बोल सकते हैं। अब ये 16,000, ये सब पे खर्चा कितना हुआ है, अमाउंट कॉलम में लिखेंगे, तो देखो 4,000 यूनिट पे खर्चा कितना है, ये देखो टोटल दिया हुआ है। ये देखो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को बनाने का टोटल खर्चा 8,000, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8,000। ठीक है, और जो करेंटली दिया है 16,000, उस पे खर्चा कितना हुआ है, उस पे ये देखो मेटेरियल का 25,600 करेंट ईयर का खर्चा। अगर ये हमें सिर्फ प्रोसेस अकाउंट बनाने बोलता तो हम लोग जैसे बनाते वैसे ही बना रहे हैं। लेबर और ओवरहेड। ठीक है, तो ये देखो लेबर और ओवरहेड का 15,000 और 15,000, तो मैंने ये टोटल लिखा है 8,000 का। अगर चाहो तो ब्रेकअप करके भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसको मैंने लिखा ना 15, तो उसको अलग करके लिख सकते 4,000 यूनिट का।
तो 8,000 फिर लेबर ओवरहेड, ऐसे तो मैंने टोटल में लिख दिया। अगर अलग करके भी लिखोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, टोटल करेंगे तो वो तो 8,000 ही आएगा ना कॉलम के हिसाब से। अब यहाँ पर क्या कंडीशन है, एक है फिनिश गुड्स और एक है हम लोग का क्लोजिंग WIP। तो फिनिश गुड्स में कितना जा रहा है 14,000 यूनिट, और जो क्लोजिंग WIP उसमें जा रहा है 6,000। उसका वैल्यूएशंस भी कर चुके, फिनिश्ड गुड्स का है 50,120 और ये है 13,480। ठीक है, ये ऑलरेडी निकाला हुआ है। अब दोनों साइड टोटल करेंगे तो मैच हो जाएगा, होना चाहिए। अगर हमारा सही हुआ है तो ये हो गया 20,000, ये हो गया 20,000, और 13,480 प्लस 50,120, तो ये हो जाएगा 63,600। 8,000, 25,600 माइनस 30,000, मैच हो गया 63,600। तो ये बन गया हम लोग प्रोसेस अकाउंट। तो अगर हमें प्रोसेस अकाउंट बनाने बोले तो हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। इसमें ऐसा बन गया कोई अगर हमारा नॉर्मल लॉस वगैरह होगा तो वो भी हम लोग यहाँ पर पुट करके बना सकते हैं जैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अब ये 4, 5, शायद एक केस सिनेरियो भी ऐड होगा, 4, 5, 6, ये 3 क्वेश्चन और जो है MCQ बाकी है, और अगर कोई केस सिनेरियो है तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी इतना तक ही करते हैं। बाकी ये 4, 5, 6 और MCQ ये बाकी है। केस सिनेरियो है कि नहीं वो मुझे देखना पड़ेगा, मैंने यहाँ ऐड नहीं किया, ये पुराना वाला PDF है, इस वजह से अगर केस सिनेरियो होगा तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन तुम लोग देख सकते हो, अदरवाइज जो किया आज पहले वो देखो। ठीक है, ये हम ही करवाएंगे 4, 5, 6। ठीक है, इसको देखने का जरूरत नहीं कि कैसे करके होगा, बस वेटेड एवरेज और फीफो में क्या फर्क होता है उसको अच्छे से देखना है। बाकी सिस्टम देखो सेम है, पहले इक्विवेलेंट यूनिट निकालना है फिर कॉस्ट पर यूनिट। अब अगर खर्चा अलग अलग होगा जैसे मटेरियल लेबर, तो हर एक के लिए हमें इक्विवेलेंट यूनिट अलग से निकालेंगे, कॉस्ट पर यूनिट अलग से निकालेंगे। फिर जो भी यूनिट बना है उसमें मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, ओवरहेड का खर्चा जो कॉस्ट पर यूनिट निकला है उसको लगा के हम लोग टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।